नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द टाइमस्केप के एक और नए एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने जो देखा वो बस कहानी नहीं बल्कि सू चिंग का एक डार्क ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया है तो पहले वो देख लो, क्योंकि आज का एपिसोड सीधा वहां से शुरू होगा जहां सू चिंग ने मौत का खेल खेला था। पिछले एपिसोड में हमने देखा सू चिंग फाइनली वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डायरेक्टर बन गया। पावर हाथ में आते ही उसने ईस्ट नेदर आइल की प्रिंसेस यन यन को अरेस्ट किया और उसको ऐसा टॉर्चर किया कि वो अब सू चिंग की फैन बन गई है। लेकिन तभी आई वो मनहूस खबर, ग्रैंड मास्टर बाई का मर्डर हो गया। वो इंसान जिसने सू चिंग को नई जिंदगी दी थी वो मारा गया। इस खबर ने सू चिंग के अंदर के शैतान को जगा दिया। सू चिंग अकेला वायलेट लैंड्स पहुंचा। वहां उसने अपनी टीचर के कातिल उस ग्रू ग्लूम असैसिन को ढूंढ निकाला और दोस्तों वो सीन कोई नहीं भूल सकता। सू चिंग ने उस असैसिन को मारा नहीं बल्कि बार बार जिंदा करके इतना तड़पाया कि मौत उसके लिए ब्लेसिंग बन गई। एंड में सू चिंग अपने सीनियर चेन फे युआन से मिला। पता चला कि ग्रैंड मास्टर की मौत के पीछे एक बड़ी साजिश है। असैसिन तो मर गया, लेकिन वायलेट लैंड्स के बड़े क्लैंस अब सू चिंग के खून के प्यासे हैं। चेन फे युआन ने साफ कह दिया, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। अब सू चिंग दुश्मनों के गढ़ यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड में अकेला है। क्या वो वहां से जिंदा निकल पाएगा या फिर वायलेट लैंड्स उसकी कब्र बनेगा? चलिए देखते हैं चैप्टर 211 में। लाइक बटन दबा दो एंड लेट्स डाइव इन। घर के अंदर वापस आया। जमीन पर वो ग्रू ग्लूम कल्टीवेटर पड़ा था, जिसका शरीर किसी पुराने अक्षर की तरह फैला हुआ था। उसके चेहरे के अलावा पूरे जिस्म पर गोश्त का नामो निशान नहीं था, सिर्फ हड्डियां बची थीं। मगर वो मरा नहीं था। उसके सर के चारों तरफ एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। साफ था कि चेन फे युआन ने अपना गुस्सा निकालते वक्त उस दुश्मन को मरने से बचाए रखने के लिए कोई खास तरीका इस्तेमाल किया था। जब शू चिंग उसके करीब आया तो उस कल्टीवेटर ने बेचैन नजरों से उसे देखा। शू चिंग ने खामोशी से अपना हाथ उसके सर पर रखा और गोल्डन क्रॉ एसिमिलेट्स मायरिएट स्पिरिट्स की ताकत को आजाद कर दिया। अगले ही पल उस शख्स का सर थरथराने लगा और उसकी बची खुची जान और ताकत शू चिंग के अंदर समाने लगी। कुछ ही देर में वो ग्रू ग्लूम हमेशा के लिए खामोश हो गया। मगर जल्द ही शहर से बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान में जमीन फट गई। मिट्टी और हड्डियों के टुकड़े हवा में उछले और एक तगड़ा बिखरे बालों वाला आदमी बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर दरिंदगी थी और आंखों में एक अजीब सा पागलपन, मगर उस पागलपन के बीच एक गहरी दहशत भी छुपी हुई थी। दोनों के दोनों नीच हैं, वो गुर्राया। ये भारी भरकम शरीर वाला आदमी वही ना मुरने वाला ग्रू ग्लूम था। उसने इस नए जिस्म को पहले से ही तैयार करके मिट्टी के नीचे दबाया था ताकि जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सके। ये जिस्म उसके लिए अनमोल था क्योंकि ये उसकी 3 फ्लेम कल्टीवेशन को संभाल सकता था और वो इसे खोना नहीं चाहता था। मगर अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब उसमें शहर के अंदर रुकने की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो किसी बड़े खानदान में क्यों ना छुप जाए। उसे मालूम था कि वो खतरे में है। वो दुश्मन एक साए की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उस दुश्मन की वो अजीब कुव्वत जो खुद ग्रू ग्लूम की शक्तियों से मिलती जुलती थी। आज पहली बार ग्रू ग्लूम वही डर महसूस कर रहा था जो उसके शिकार हमेशा महसूस करते आए थे। इन सब बातों को सोचकर वो थरथरा गया। जब उसने तसल्ली कर ली कि वो वायलेट लैंड्स की हदों से बाहर है, तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई। उसने सोचा कि इतनी दूर से कोई उसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएगा और अब वो आसानी से फरार हो सकता है। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर उसका पीछा कर कौन रहा है। उसने गुस्से में अपनी लाइफ फ्लेम्स को भड़काया, प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में आया और पूरी रफ्तार से भागने लगा। पहली बार मरने के बाद उसे ढूंढने में पूरी रात लगी थी, दूसरी बार सिर्फ 2 घंटे, तीसरी बार तो सिर्फ 1 घंटा। अभी एक अगरबत्ती जलने जितना ही वक्त गुजरा था कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने मुड़कर देखा तो पीछे से रोशनी का एक गोला तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस रोशनी के बीच एक दरमियाने उम्र का शख्स था जिसके शरीर से निकलने वाली गर्मी और दबाव सब कुछ राख कर देने पर आमादा था। वो ग्रू ग्लूम जो खुद 3 फ्लेम कल्टीवेटर था, उसकी आंखें उस रोशनी की चुग से भर गईं। इतनी तेजी! वो दंग रह गया। उसने दुश्मन को जितना कमजोर समझा था वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। ये दबाव 3 फ्लेम्स का नहीं था, ये तो 4 फ्लेम्स। उसके माथे पर पसीना आ गया। बिना एक पल गवाए उसने अपनी बची हुई 3 फ्लेम्स को झोंक दिया और पूरी जान लगाकर भागने लगा। उसकी सोच बिल्कुल सही थी। शू चिंग के पास सच में 4 फ्लेम्स जितनी ताकत थी। लाइफ लैंप की वजह से उसकी शक्ति 2 फ्लेम्स के बराबर थी। दूसरी फ्लेम जलने पर वो 3 फ्लेम्स के बराबर हो जाता था।
फिर जब उसमें गोल्डन क्रॉ की जिस्मानी ताकत मिलती थी तो वो 4 फ्लेम्स जितना ताकतवर बन जाता था। रही बात इतनी जल्दी पीछा करने की, तो वो उसके साए की मदद थी, और क्योंकि गोल्डन क्रॉ ने उस ग्रूग्लूम की कुछ ताकत सोख ली थी, इसलिए शूचिंग के लिए वो दुश्मन अंधेरी रात में जलते हुए मशाल की तरह साफ चमक रहा था। जैसे ही ग्रूग्लूम ने नया जिस्म लिया, शूचिंग को एहसास हो गया और वो कुछ ही देर में उस तक पहुंच गया। जब शूचिंग की नजरें उस पर पड़ी तो उनमें सिर्फ मौत का पैगाम था। शूचिंग की रफ्तार के सामने वो ग्रूग्लूम ऐसे लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। एक पल में शूचिंग उसके सर पर था और एक जोरदार हाथ का प्रहार किया। उस भारी भरकम आदमी के मुंह से खून की धार निकली और वो किसी कटी पतंग की तरह आसमान से नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही एक बड़ा धमाका हुआ। जैसे ही वो दुश्मन उठने की कोशिश करने लगा, शूचिंग ने उसकी छाती पर अपने घुटने से जोरदार वार किया। खून फिर से बहा और वो पीछे गिर गया। शूचिंग ने उसकी छाती पर अपना पैर रखा, आंखों में नफरत लिए एक खंजर निकाला और उसे एक के बाद एक कई बार गोद डाला। 7 बार खंजर गोदने के बाद शूचिंग ने उसे उठाया, उसका हाथ तोड़ा और अपने सर से उस पर जोरदार टक्कर मारी। ग्रूग्लूम दर्द से चीख उठा। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। सूचिंग के सामने उसकी सारी ताकत बेकार थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ दहशत और पागलपन था। आखिर में उसने अपनी लाइफ फ्लेम्स को खुद ही फाड़ने का फैसला किया ताकि वो सूचिंग को भी अपने साथ ले मरे। मगर तभी उसके अंदर का वो धमाका ठंडा पड़ गया। सूचिंग के साये ने उसके अंदर घुसकर उन फ्लेम्स को ठंडा कर दिया था। उसकी प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट के अचानक रुकने से उसे एक बड़ा झटका लगा, जिसके वजह से उसके अंदर की नदियां टूटने लगीं और वो जमीन पर खून से लथपथ गिर पड़ा। उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपना सर खुद फोड़कर खुदकुशी करनी चाहिए। मगर तभी एक काली लोहे की सीख ने उसके हाथ को जमीन से निशाना बनाकर आर पार कर दिया। जैसे ही उसकी खुदकुशी की कोशिश नाकाम हुई, सूचिंग उसके सामने खड़ा था। हवा में एक सुनहरी कौवे की चीख गूंजी और वो दुश्मन की बची कुची जान को सोखने लगा। ग्रूग्लूम थरथराने लगा, क्योंकि उसका खून और उसकी ताकत उस सुनहरी कौवे में समाने लगी थी। फिर सूचिंग ने अपनी उंगली उसकी आंख में डालकर उसकी खोपड़ी तोड़ दी। मरने से ठीक पहले एक ठंडी मगर डरावनी आवाज उसके कान में पड़ी। इतनी जल्दी मत बताना जो मैं जानना चाहता हूं, इसमें मजा आ रहा है। फिर मिलते हैं। अगले ही पल शहर के बाहर एक खरगोश झाड़ियों से निकलकर पूरी रफ्तार से भागने लगा। मगर अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि आसमान में एक काला निशान दिखाई दिया जो तेजी से उस खरगोश की तरफ बढ़ा। वो एक बड़ा गिद्ध था। उसने खरगोश को पकड़ने की जगह उससे जोर से टक्कर मारी, जिससे वो खरगोश खून के लोथड़े में बदल गया। वो गिद्ध भी मर गया, मगर मरने से पहले उसके अंदर से एक बेरहम आवाज आई, हेलो। खरगोश के मरते ही एक सांप पेड़ से नीचे उतरने लगा। कुछ ही पलों बाद वही काली सीख हवा से आई और उस सांप को पेड़ से ही जड़ दिया। सांप की मरती हुई आंखों में अभी भी डर था। आसमान में उड़ते एक बाज ने अपने पंख और तेजी से फड़फड़ाए, मगर वहां भी उसका सामना उस सुनहरी कौवे से हुआ। वक्त गुजरता गया और ये खेल बार बार चलता रहा। ग्रूग्लूम ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, हर जानवर का रूप लिया, मगर हर बार उसे वही काली सीख, वही सुनहरी कौवा या खुद सूचिंग मिला। उसका दिमाग अब जवाब देने लगा था। वो बार बार मर रहा था और हर मौत के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपना वजूद खो रहा है। जब उसने एक भेड़िए यानी कायोटे के जिस्म में घुसने की कोशिश की तो उसकी शक्ति ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ये मेरी काबिलियत ही मुझसे छीन रहा है, ये सोचकर वो अंदर से हिल गया। तभी सूचिंग ने उसे फिर पकड़ लिया। मेरे पास सिर्फ 3 मौके और बचे हैं, उसके बाद मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि इस सब के पीछे कौन है। जवाब में सूचिंग ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा। वो फिर से खत्म हो गया और मौत से पहले उसकी थोड़ी और ताकत उस सुनहरी कौवे ने सोख ली। थोड़ी देर बाद एक काले कौवे ने चीख कर कहा, तुम 7 ब्लड आइज से हो ना? मैं तुम्हारी ताकत से पहचान सकता हूँ। मैं बताने को तैयार हूँ कि असली मास्टरमाइंड कौन है, मगर मैं सिर्फ मास्टर 6 को बताऊंगा। एक ही पल में लोहे की सीख ने उस कौवे को छेद दिया। सूचिंग ने खामोशी से उसे गिरते देखा। फिर उसने जमीन की तरफ देखा और जोर से अपना पैर मारा। जमीन फट गई और नीचे छिपा एक पैंगोलिन सामने आ गया। डर से भरी नजरों से उसने अपना संदेश भेजा, मारो मुझे मार दो, फिर तुम्हें कभी जवाब नहीं मिलेंगे। मुझे 7 ब्लड आइज ले चलो, मास्टर 6 से मिलवाओ, मैं सब सच उगल दूंगा। सूचिंग ने अपना हाथ पीछे खींचा और उस पैंगोलिन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस दुश्मन की आंखों में पागलपन छा गया था। वो टूटने की कगार पर था, मगर फिर भी वो चुप रहा। सूचिंग का हाथ एक पल के लिए रुका, फिर उसने पैंगोलिन को पकड़कर ठंडी नजरों से देखा। कुछ ही देर बाद सूचिंग उस रास्ते की तरफ बढ़ा जहां कैप्टन ने टेलीपोर्टेशन का इंतजाम किया था। वो जगह एक पहाड़ी घाटी में थी जहां एक पुराना पोर्टल था। वहां पहुंचकर सूचिंग ने अपना मेडालियन पोर्टल पर रखा और इंतजार करने लगा।
पोर्टल शुरू हुआ और टेलीपोर्टेशन की रोशनी चमकने लगी। उसी पल सूचिंग के हाथ में जो पैंगोलिन था वो ठंडा पड़ गया। वो फौरन मर गया, मगर उसके मरने से ठीक पहले एक अलग सी रोशनी चमकी, जैसे पोर्टल के पूरी तरह शुरू होने से पहले ही कोई वहां से निकल गया हो। वो ग्रूग्लूम सिर्फ नाटक कर रहा था। वो चाहता था कि सूचिंग उसे किसी पोर्टल तक ले जाए ताकि वो अपना कोई गुप्त तरीका इस्तेमाल करके वहां से गायब हो सके। और वो कामयाब रहा। वो ऐसी जगह चला गया जहां उसे कोई ढूंढ न सके। टेलीपोर्टेशन की रोशनी खत्म हुई, मगर सूचिंग अभी भी वहीं खड़ा था। दुश्मन जा चुका था, मगर सूचिंग के चेहरे पर ना तो हैरानी थी और ना ही गुस्सा। उसने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें एक अजीब सी चमक थी। मुझे थोड़ी जल्दी है, अपने उस मालिक से मिलने में ज्यादा वक्त मत लगाना। सेवन ब्लड आइज से कुछ ही दूर उस खौफनाक फॉरबिडन सी के किनारे एक पुराना और सुनसान टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। अचानक उसमें रोशनी की एक लहर चमकी और चारों तरफ धुंध छा गई। वो धुंध धीरे धीरे सिमटने लगी और उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। जैसे ही टेलीपोर्टेशन का अमल खत्म हुआ, उस शख्स ने बिना देर किए उस पोर्टल को ठोकर मारकर चकनाचूर कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपना सर पीछे झुकाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, एक दरमियाने उम्र का आदमी जिसकी आंखों में जीत की चमक और घुमान था। असल में यह सब उसकी एक गहरी चाल थी। वो चाहता था कि शू चिंग उसे पकड़े और उस पोर्टल तक ले जाए ताकि वो अपनी खुफिया शक्ति से वहां से निकल सके। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। मैंने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। अब मुझे बस अपने मालिक के पास पहुंचकर वो खास फॉर्मूला बताना है जो मैंने याद कर लिया है। सुप्रीम यिन चोजन असिमिलेशन पिल। अब ये राज सिर्फ मेरे पास है। अगर उसने मेरी शर्तें ना मानी तो उसे ये कभी नहीं मिलेगा। वो ठंडी हंसी हंसता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। चांदनी रात के सन्नाटे में वो जंगलों से गुजर रहा था, मगर उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसके अपने साये में एक आंख खुली हुई थी। भले ही वो एक ग्रू था, मगर उसका अपना एक साया था, और जब तक साया था वो शूचिंग की पहुंच से बाहर नहीं था। शूचिंग ने उसे जानबूझकर भागने दिया था। मास्टर सिक्स से मिलने वाली बात पर उसे कभी यकीन नहीं था। उसका असली मकसद दुश्मन को आज़ादी का एहसास दिलाकर उसके पीछे पीछे असली कातिल तक पहुंचने का था। जब शूचिंग पहले भटकती हुई रूहों की तलाश में था, तभी उसने समझ लिया था कि यह साये की आंखें कैसे काम करती हैं। दूर होने पर तस्वीर धुंधली हो जाती है, मगर रास्ता और दिशा हमेशा साफ रहती है। उधर पोर्टल के पास शूचिंग ने अपनी आंखें खोली। उसने पोर्टल में कुछ बदलाव किए। दूसरी तरफ का रास्ता भले ही टूट चुका था, मगर उसे अब दुश्मन की दिशा पता थी। एक पल में वो वहां से गायब हो गया। इधर ग्रूग्लूम कल्टीवेटर समुद्र के किनारे किनारे तेजी से भाग रहा था। वो बार बार रुककर पीछे देखता और अपने आसपास की हर हरकत पर नजर रखता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तब भी उसने अपनी होशियारी नहीं छोड़ी। मगर अफसोस, उसे शूचिंग के साये की ताकत का अंदाजा नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी अपनी परछाई उसे धोखा दे रही है। वो दुश्मन इतना चालाक था कि वो सीधा अपने मालिक के पास नहीं गया। पूरी रात वो गोल गोल घूमता रहा और आखिरकार समुद्र के साहिल पर पहुंचा। दूर उसे एक व्यापारी जहाज दिखाई दिया। अय, वो चिल्लाकर बोला, मुझसे मिलने आओ, मेरे पास वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। वो वहां खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा, मगर उसने कभी अपनी परछाई की उस आंख को नहीं देखा जो एक बारीक लकीर की तरह उसे घूर रही थी। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो वो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया। वो जहाज वाली बात सिर्फ एक नाटक थी, ताकि अगर कोई पीछे हो तो सामने आ जाए। अब उसे लग रहा था कि वो सुरक्षित है। सुबह की पहली किरण के साथ वो मुस्कुराया और पानी में कूद गया। अगले ही पल एक तलवार मछली थरथराई और उसने तेजी से रास्ता बदल लिया। मगर साये की वो आंख ग्रूग्लूम की असली रूह पर टिकी हुई थी। वो चाहे कोई भी जिस्म बदल लेता, वो आंख उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। ग्रू की दुनिया में भी दर्जे होते हैं, और शूचिंग का साया इस ग्रूग्लूम से कहीं ज्यादा ऊंचे दर्जे की बला थी। सच तो यह था कि यह साया उसके लिए मौत का फरिश्ता था। इस बीच उस साये के अंदर अजीब से एहसास जाग रहे थे। उसे लग रहा था कि यह ग्रूग्लूम उसके लिए एक बेहतरीन जिस्म हो सकता है। अगर उसने शूचिंग की जगह इस दुश्मन को कब्जे में लिया होता तो। साये ने फौरन अपनी इन बुरी सोचों को रोका। नहीं, ये ग्रूग्लूम उसके लायक नहीं था। जालिम शू के सामने ये कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक शिकार था। एक शिकार कभी उसका जिस्म नहीं बन सकता था। ये सोचकर वो साया थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर जालिम शू की दी हुई तकलीफों को याद करके कांप गया। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी तवज्जो जानकारी इकट्ठा करके शूचिंग तक पहुंचाने में लगा दी। ग्रूग्लूम को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। वक्त गुजरता गया। वो सॉर्ड फिश पानी में लंबे रास्ते लेती हुई आगे बढ़ती रही। ग्रूग्लूम ने 7-8 बार अपने जिस्म बदले। हर बार एक नया समुद्री जीव चुना। आखिरकार दूसरे दिन की शाम को उसने एक स्टारफिश का रूप लिया।
लहरों के सहारे वो स्टारफिश 7 ब्लड आइज के इलाके में एक काली मिट्टी वाले साहिल पर पहुंच गई। समंदर का पानी उस काली मिट्टी पर गिर रहा था और चांदनी उस झाग पर चमक रही थी। हर तरफ एक पुरस्राद खामोशी थी। वो ग्रू ग्लूम स्टारफिश मिट्टी पर बिल्कुल बेजान पड़ी रही। रात ढलती गई, सन्नाटा और गहरा हो गया। अब सुबह होने ही वाली थी। सूरज निकलने का वक्त करीब था। उसी धुंधली रोशनी में दूर से कुछ साए दिखाई दिए। वो 4 लोग थे। उन्होंने काले रंग के बड़े चोगे डाविस्ट रोब्स पहने थे, जिनके हुड से उनके चेहरे छुपे थे। उनके कपड़े इतने ढीले थे कि यह कहना मुश्किल था कि वो इंसान है या कुछ और। उनके अंदर से किसी भी तरह की शक्ति, कल्टीवेशन का एहसास नहीं हो रहा था और उनके चारों तरफ एक अजीब सी धुंधली सी दीवार थी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी प्रजाति की अपनी एक खासियत थी जो दूसरों की नज़र से उन्हें बचाती थी। वो चारों चलते हुए उस स्टारफिश तक पहुंचे। एक शख्स वहां रुक गया, जबकि बाकी 3 अलग अलग दिशाओं में निकल गए। उन्होंने कुछ गोल चीजें जमीन पर रखीं और चारों तरफ का जायजा लेने लगे। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि कोई खतरा नहीं है, तो वो अदब से वापस आकर खड़े हो गए। साहिल पर समुद्री हवा चली, जिसमें नमक की तेजी थी। उस हवा ने उस खड़े हुए शख्स के कपड़ों को थोड़ा हिलाया। जैसे ही हुड थोड़ा पीछे हटा, नीले बालों की एक लट सामने आई। उसी पल उस हुड के अंदर से एक मीठी और सुहानी आवाज गूंजी, तुम्हें देर हो गई। जमीन पर पड़ी स्टारफिश से आवाज आई, वायलेट लैंड्स में मैं मरते मरते बचा हूं। तुमने मुझे नहीं बताया था कि इस काम में मेरा सामना किसी ऐसे पागल से होगा। वो मुझसे भी बड़ा राक्षस निकला। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तुम्हें तुम्हारा पूरा मेहनताना मिलेगा। अब वो चीज मेरे हवाले करो। हवा थोड़ी तेज हुई और वो हुड पूरी तरह गिर गया, जिससे एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। उसके नीले बाल, चमकदार नीली आंखें और संगे मरमर जैसी जिल्द। वो कोई और नहीं, वही सी स्टार प्रिंसेस थी जो 7 ब्लड आइज आई थी। हार्बर 176 पर आकर उसने शू किंग को एक शंख दिया था और बार बार उससे मिलने जाती थी। तब कभी नहीं लगा था कि वो कोई चाल चल रही है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो शू किंग की कायल है। उसने कई ऐसे सवाल पूछे थे जो लगता था कि बेवजह है, मगर अब समझ आ रहा था कि वो शू किंग की शख्सियत और आदतों को समझने की कोशिश कर रही थी। जब आप किसी के बारे में सब जान लेते हैं तो उसे निशाना बनाना आसान हो जाता है। ये सब उसकी एक गहरी साजिश का हिस्सा था। हर एक कदम शू किंग को ध्यान में रखकर उठाया गया था। जरा रुको, ग्रू ग्लूम ने कहा। तुमने पिछले कई सालों में जितने लोगों को पकड़ा है, उनमें 7 ब्लड आइज के कई लोग शामिल हैं। तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारा सामान है। तुमने कहा था कि तुम मुझे इनाम दोगी, तो मुझे भी वही सुप्रीम यिन चोजन एसिमिलेशन पिल चाहिए। जब वो प्रिंसेस उस स्टारफिश को देख रही थी, तभी उन काले कपड़ों वाले सी स्टार कल्टीवेटर्स में से एक ने कहा, प्रिंसेस, हमारे पास वक्त कम है। बुजुर्गों की शक्ति खत्म हो रही है। वो हमें ज्यादा देर तक 7 ब्लड आइज की नजरों से छुपाकर नहीं रख सकते। तुम्हें हमारे इलाके में इनाम मिल जाएगा। फिक्र मत करो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिंसेस ने झुककर उस स्टारफिश बने ग्रू ग्लूम को उठा लिया। मगर ठीक उसी पल एक ठंडी और कातिलाना आवाज हवा में गूंजी, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। जैसे ही वो आवाज आई, ग्रू ग्लूम स्टारफिश थरथराया और बिना सोचे समझे खुद को उड़ा लिया, अपनी जान दे दी। उसी पल सी स्टार प्रिंसेस का चेहरा उतर गया और वो तेजी से पीछे हटी। बाकी 3 सी स्टार कल्टीवेटर्स फौरन उसकी हिफाजत के लिए सामने आ गए, मगर वो बहुत धीमे थे। एक शख्स बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ लपका। अब वो कोई पुराना नकाब नहीं पहने था, वो शू किंग था, अपने असली रूप में। उसके अंदर से एक जलती हुई कुव्वत निकल रही थी, जैसे कोई पूरा बर्रे सगीर आग की लपेट में हो। उसके चारों तरफ काले शोलों का एक समंदर था और उसकी आंखों में मौत का निशान। उसके कदमों के नीचे एक विशाल नीला हरा अजदहा था जो बदला लेने को बेताब था, और उसके पीछे वो सुनहरा कौआ काले शोलों से घिरा हुआ था। शू किंग ने अपनी कोई ताकत नहीं छुपाई थी। उसका बरसों का गुस्सा आज फटने को तैयार था। शू किंग! सी स्टार प्रिंसेस के मुंह से निकला। उसकी आंखें फट गईं, मगर इससे पहले कि वो पीछे हट पाती, शू किंग उसके सामने था और एक भयंकर वार किया। जमीन फट गई और चारों सी स्टार कल्टीवेटर्स के मुंह से खून निकल आया। उनमें से एक आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, मगर गुस्से से भरे शू किंग ने उस पर अपने हाथ से ऐसा प्रहार किया कि वो शख्स वहीं फट गया और उसकी ताकत को सुनहरे कौवे ने सोख लिया। शू किंग ने उसकी रूह को भी नहीं छोड़ा और उसे कैद कर लिया। बाकी बचे हुए 3 सी स्टार बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी,
हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 2 लोग 2 फ्लेम लेवल पर थे और एक 3 फ्लेम पर। वो 3 फ्लेम वाली कोई और नहीं, खुद प्रिंसेस थी। मगर उनकी ये ताकत आज बेकार थी। उनकी लाइफ फ्लेम्स थरथराने लगी और साफ था कि वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगी। दूसरी तरफ शू किंग अपने भयंकर गुस्से और कातिलाना इरादे के साथ उनकी मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। सू क्विंग ने अपने अंदर के कातिलाना गुस्से को बहुत वक्त से एक बंद बोतल की तरह दबा कर रखा हुआ था। जिस पल उसे पता चला था कि ग्रैंड मास्टर बाई का कत्ल हो गया है, उसके अंदर एक जुनूनी आग भर गई थी जो सिर्फ तबाही और मौत मांग रही थी। मगर उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। उसने उस नफरत को दबाया और खुद को ठंडा रहने पर मजबूर किया। वायलेट लैंड्स में भी वो बेहद होशियार रहा। दुश्मन को सामने देखकर भी उसने फौरन उसे नहीं मारा। उसने दुश्मन को तड़पाया, उसे हर तरह का दर्द दिया, सिर्फ इसलिए ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। अब जब उसे वो सुराग मिल चुका था तो उसने अपने गुस्से की बेड़ियां तोड़ दी। उसके अंदर का वो कातिलाना उबाल अब एक ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार था। एक पल में वो एक सी स्टार कल्टीवेटर के बिल्कुल सामने पहुंच गया। उसके पास 2 लाइफ फ्लेम्स थीं, मगर सू क्विंग के करीब आते ही वो ऐसे थरथराने लगीं जैसे किसी भी वक्त बुझ जाएंगी। फिर एक अजीब से पागलपन और नफरत के साथ सू क्विंग ने अपना हाथ सीधा उसके पेट के अंदर घुसा दिया। उसने अपनी उंगलियों से उसकी एक फ्लेम को पकड़ा और उसे मसल कर रख दिया। एक बड़ा धमाका हुआ और उसके साथ ही एक दर्दनाक चीख गूंजी। उस सी स्टार कल्टीवेटर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा दर्द नहीं सहा था जो अपनी ही लाइफ फ्लेम के टूटने से होता है। मगर सू क्विंग अभी रुकने वाला नहीं था। उसने झटके से अपना हाथ घुमाया और उसकी दूसरी फ्लेम को भी खून के फव्वारे के साथ बाहर खींच लिया। जैसे ही वो दूसरी फ्लेम तहे-नहास हुई, उस दुश्मन के अंदर की सारी नदियां यानी धर्मा एपर्चर्स एक साथ फट गईं। उसकी चीखें और भी दर्दनाक हो गईं, मगर जल्द ही वो कमजोर पड़ने लगी। उसके मुंह, नाक और आंखों से खून बहने लगा। फिर भी सू क्विंग का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने अपने सर से उस पर इतना जोरदार वार किया कि उस दुश्मन का खूबसूरत चेहरा किसी मसले हुए फल की तरह बिखर गया। सू क्विंग अब पूरी तरह खून में लथपथ था। उसने धीरे से अपना सर घुमाया और बचे हुए 2 लोगों की तरफ देखा, जिनमें वो प्रिंसेस भी शामिल थी। उसके पीछे वो सुनहरा कौवा एक भयानक चीख मार रहा था। उसने उस लाश को सोखने की कोशिश की, मगर वहां कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए उसने अपनी भीड़ नुमा नजरें प्रिंसेस पर टिका दी। चांदनी में सू क्विंग किसी पुराने खौफनाक देवता की तरह लग रहा था और उसके पीछे वो सुनहरा परिंदा किसी ऐसी बला की तरह जो पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती थी। सी स्टार प्रिंसेस का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। सू क्विंग, ये सब, यहां से भागो प्रिंसेस, दूसरे सी स्टार कल्टीवेटर ने चिल्लाकर कहा। उसका पूरा जिस्म रोशनी से चमकने लगा क्योंकि वो अपनी लाइफ फ्लेम को झोंक रहा था। उसने खुद को उड़ाने की तैयारी कर ली थी और साथ ही उन 3 गोल यंत्रों को भी जगा दिया था जो वहां रखे थे। उन यंत्रों से बिजली की लपटें निकलने लगीं, जिन्होंने सू क्विंग के चारों तरफ एक जाल बुन दिया। ये देखकर प्रिंसेस ने अपने दांत पीसे, मुड़ी और तेजी से समंदर की तरफ भागी। उसे पता था कि अगर वो 7 ब्लड आइस के अंदर वापस गई तो वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकलेगी। मगर समंदर तक पहुंचने से पहले ही एक बड़ा समुद्री कछुआ उसके सामने जमीन से बाहर निकल आया। उस कछुए की आंखों में डर था, मगर वो बेहद बेरहमी से प्रिंसेस की तरफ लपका। उसी वक्त सू क्विंग की वो लोहे की काली सीख हवा को चीरती हुई आई। एक पल में वो कछुआ प्रिंसेस से टकराया और दूसरी तरफ से वो सीख उसके पार निकल गई। सू क्विंग की आंखों में मौत का निशान था जब वो बिजली का जाल उसके चारों तरफ सिकुड़ने लगा। तभी उसने गोल्डन क्रो की आसमान छूती ताकत को जगा दिया। उसने ऊपर देखा और उसके पीछे खड़े सुनहरे कौवे ने एक भयानक दहाड़ मारी और किसी तीर की तरह उस जाल से जा टकराया। काले शोलों की लंबी पूंछ उसके पीछे छूट रही थी। जैसे ही वो टकराया, वो बिजली का जाल तिनकों की तरह बिखर गया और वो तीनों यंत्र चकनाचूर हो गए। सू क्विंग को रोकना अब नामुमकिन था। उसके पास इस वक्त पूरे 4 फ्लेम्स की ताकत थी। 2 फ्लेम्स वाले मामूली कल्टीवेटर्स और उनके जादू टोने उसके सामने कुछ भी नहीं थे। शू किंग वहां से गायब हुआ और ठीक उस शख्स के सामने आ खड़ा हुआ जो खुद को उड़ाने वाला था। शू किंग ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। उस दुश्मन की आंखों में वो मौत देख रहा था जो शू किंग ने उसके लिए चुनी थी। शू किंग ने उसकी रूह को खींचना शुरू किया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी चीख ने आसमान हिला दिया। सिर्फ 2 पलों में वो तगड़ा कल्टीवेटर एक सूखी हुई लाश में बदल गया और राख बनकर बिखर गया। अब वो प्रिंसेस अकेली रह गई थी। उसका रास्ता उस कछुए और लोहे की सीख ने रोका हुआ था। कुछ ही मिनट पहले उसके साथ सब जिंदा थे, मगर अब सब मौत की नींद सो चुके थे। जब उसने मुड़कर देखा तो शू किंग उसकी तरफ बढ़ रहा था।
उसके चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। प्रिंसेस का दिमाग अब जवाब देने लगा था। उसने सोचा उस वक्त के बारे में जब शू किंग उस काली लड़की से लड़ा था और उस खौफनाक नाम के बारे में जो उसने शहर में कमाया था। उसने उस मासूम और खूबसूरत चेहरे को भी याद किया जिसे देखने वो बार बार जाती थी, मगर अब वो सारी यादें एक खौफनाक हकीकत में बदल चुकी थीं। वो पीछे हटी, मगर तभी पेट्रिया गोल्डन वज्रा ने मौके का फायदा उठाया और वो लोहे की सीख उसके पेट के आर पार कर दी। प्रिंसेस के मुंह से एक चीख निकली, मगर तभी उस कछुए ने उसकी कोहनी को अपने दांतों से पकड़ा और उसका पूरा हाथ उखाड़ लिया। वो कछुआ उसे पागलपन से चबा रहा था, मगर उसकी अपनी आंखों में शू किंग का डर साफ दिख रहा था। वो कछुआ असल में वही ग्रीब ग्लूम कल्टीवेटर था जिसने स्टारफिश के मरने के बाद इस नए जिस्म पर कब्जा किया था। मगर इससे पहले कि वो भाग पाता, उसे एहसास हुआ कि वो इस जिस्म को काबू नहीं कर पा रहा। वो मजबूर था और सिर्फ बेबस होकर खुद को वापस साहिल की तरफ जाते हुए देख रहा था। अब वो प्रिंसेस जो कई बार जख्मी हो चुकी थी और जिसकी हिम्मत टूट चुकी थी, शू किंग को देखने लगी। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, शू किंग, मैं भी इसमें फंसी हुई हूं, मैं तो। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, शू किंग ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका चेहरा सूज गया, दांत टूटकर बाहर गिरे और खोपड़ी में दरार पड़ गई। इस थप्पड़ ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया और उसके जिस्म ने झटके लेने शुरू कर दिए। उसकी 2 फ्लेम्स वहीं बुझ गईं। इससे पहले कि वो संभलती, शू किंग ने एक और थप्पड़ मारा। दूसरी तरफ का चेहरा भी सूज गया और मुंह से खून के साथ बाकी दांत भी बाहर आ गए। उसकी आखिरी फ्लेम भी खत्म हो गई थी। शू किंग ने अपना पैर उसके पेट के जख्मों पर रखा और जोर से दबाया। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला और उसकी सारी ताकत यानी कल्टीवेशन हमेशा के लिए खत्म हो गई। दर्द इतना था कि वो बेहोश होने वाली थी, मगर शू किंग ने उसके मुंह में एक दवाई ठोस दी ताकि वो जिंदा रहे और होश में रहे। वो जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि नफरत और पागलपन था। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर शू किंग ने उसके मुंह पर एक घूंसा मारा जिससे उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। शू किंग ने गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाया। वो नीला अजदहा उस कछुए को निगलकर हवा में तैरने लगा। शू किंग ने प्रिंसेस का पैर पकड़ा और उसे किसी बोरी की तरह घसीटते हुए चलने लगा। साहिल की रेत किसी खंजर की तरह उसके जख्मों को छील रही थी, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ गया। उसकी चीखें अब किसी जानवर जैसी लग रही थीं। शू किंग जहां से गुजर रहा था, रेत पर एक लंबा खून का निशान बनता जा रहा था। जैसे जैसे वो निशान लंबा होता गया, प्रिंसेस की चीखें धीमी होती गईं। आखिरकार शू किंग 7 ब्लड आइज की दीवारों तक पहुंचा। जब उसने शहर को देखा तो वो गरज कर बोला, मैं शू किंग 7 ब्लड आइज का सदस्य और 7th पीक की वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट देता हूं। सी स्टार लोगों ने बगावत की है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि शहर का जादू हर सी स्टार कल्टीवेटर को टेलीपोर्ट होने से रोके और उन्हें कोई भी संदेश बाहर ना भेजने दिया जाए। पूरा शहर एक धमाके के साथ जाग उठा, जैसे उसकी दरख्वास्त को जांच रहा हो। तभी 6th पीक से एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी, मंजूर है। उस आवाज के साथ ही 7 ब्लड आइज का सुरक्षा चक्र जाग उठा और चारों तरफ एक भारी दबाव छा गया। शहर के अंदर से कई लोग तेजी से शू किंग की तरफ उड़ते हुए आए। सबसे तेज मास्टर 6th थे, जो मानो एक ही कदम में वहां पहुंच गए। उनकी ताकत यानी नेसेंट सोल किसी जलते हुए सूरज की तरह थी, जिसकी गर्मी शू किंग को हर तरफ महसूस हो रही थी। तुम्हें क्या पता चला शू किंग? शू किंग ने गहरी सांस ली और मास्टर 6th की उस भारी ताकत को बर्दाश्त करने की कोशिश की। हाथ जोड़कर उसने कहा, मास्टर 6th, इनकी रूह की तलाश सबसे बेहतर रहेगी। यह कहकर शू किंग ने उस प्रिंसेस को मास्टर 6th के कदमों में फेंक दिया। मास्टर 6th इस वक्त अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। कोई और होता तो शायद शू किंग की बात पर सवाल करता, मगर वो नहीं। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपना हाथ प्रिंसेस के सर पर रखा और उसकी रूह को खंगोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कैप्टन भी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए वो शू किंग के पास आया। उसने उस तड़पती हुई प्रिंसेस को देखा और फिर शू किंग को, जिसके चारों तरफ अभी भी मौत का साया मंडरा रहा था। उसने शू किंग के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा बड़ा भाई ये बोझ तुम्हारे साथ उठाएगा मेरे छोटे आकिंग। चैप्टर 215 फ्यूरी बर्निंग द सी। 7 ब्लड आइज की 6th पीक अब एक पहाड़ नहीं बल्कि एक मौत का किला बन चुकी थी। मास्टर 6th के अलावा कोई नहीं जानता था कि उस फोर्ट्रेस में कितने खतरनाक हथियार छुपे हैं। जब वो पहाड़ अचानक गायब हुआ
तो देखने वालों की रूह कांप गई। ग्रेटर टेलीपोर्टेशन, ये कोई मामूली तकनीक नहीं थी। इसमें इतनी ताकत लगती है कि बड़े से बड़े सूरमा ढेर हो जाएं। लेकिन मास्टर सिक्स्थ ने एक पूरे पहाड़ को पलक झपकते ही मीलों दूर फॉरबिडन सी के ऊपर पहुंचा दिया। नीचे समंदर में हलचल मच गई। बड़े से बड़े समुद्री दरिंदे खौफ से गहराइयों में छुप गए। वहां से निकलने वाले जहाज ऐसे लग रहे थे जैसे पानी पर तैरते तिनके हों, और उन पर सवार लोग हैरत से उस अजीम पहाड़ को देख रहे थे। जू किंग भी ये देखकर दंग था, जबकि कैप्टन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आगे खड़े मास्टर सिक्स्थ ने अपने शराब के प्याले को कसकर पकड़ा हुआ था। उनका खून उबाल मार रहा था। जैसे जैसे सिक्स्थ पीक आगे बढ़ी, आसमान में बिजलियां चमकने लगीं जैसे चांदी के सांप लहरा रहे हों। मास्टर सिक्स्थ, कोल्ड एंड ग्रिटी। सी स्टार लोगों की तादाद बहुत कम है आकिंग। हमने उनके 3 गोल्ड कोर पहले ही ढेर कर दिए हैं। अब सिर्फ 4 बचे हैं। उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी उनका पेट्रियार्क है, जो शायद चुपचाप नेसन सोल बन चुका है। दूसरा उसका बेटा है सी स्टार चीफ्टन। इतनी छोटी जाति हमें ललकार रही है, इसका मतलब है कि कोई और उनके पीछे खड़ा है। संभल कर रहना, इनके पास कोई छुपा हुआ राज हो सकता है। जू किंग ने खामोशी से सर हिलाया। कैप्टन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पहाड़ की सतह पर हाथ फेरने लगा। उसका ध्यान लड़ाई से ज्यादा उस फोर्ट्रेस की बनावट पर था। अचानक एक बार फिर धमाका हुआ। दूसरी ग्रेटर टेलीपोर्टेशन हुई और अगले ही पल वो पहाड़ सी स्टार आइलैंड के बिल्कुल ऊपर था। ये आइलैंड एक बड़ी स्टारफिश जैसा लगता था, जहां कोरल के पेड़ रात में 5 रंगों में चमकते थे। बरसों तक 7 ब्लड आइज की पनाह में रहने की वजह से ये लोग बहुत फले फूले थे, लेकिन आज इनकी किस्मत पलटने वाली थी। जैसे ही 6th पीक वहां पहुंची, सी स्टार पेट्रियार्क, एक बूढ़ा शख्स जो 5 रंगों का लिबास पहने था, हवा में आया। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट थी। सी स्टार पेट्रियार्क, नर्वस, रिस्पेक्टफुल। 7 ब्लड आइज का हमारी धरती पर स्वागत है। हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कीजिएगा सीनियर। मास्टर सिक्स्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से एक इशारा किया। पूरा पहाड़ एक भारी मोहर की तरह नीचे आइलैंड पर गिरने लगा। दबाव इतना सख्त था कि आइलैंड के पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगे। जमीन फट गई और हर तरफ दरारें पड़ गईं। सी स्टार पेट्रियार्क, अलार्म्ड। मास्टर सिक्स्थ, इसका क्या मतलब है? मास्टर सिक्स्थ, रोरिंग विद रेज। इसका मतलब तो खुद बताएगा कमीने। मास्टर सिक्स्थ हवा में उछले और उन्होंने हवा में एक मुट्ठी भींची। ऐसा लगा जैसे सितारे डूब गए हों और आसमान फट गया हो। उनका हाथ पेट्रियार्क के सर पर पड़ा और एक धमाके के साथ उसका सर उड़ गया। लेकिन अगले ही पल खून की एक परछाई दूर जाकर फिर से इंसानी शक्ल में बदल गई। सी स्टार पेट्रियार्क, कफिंग ब्लड। मास्टर सिक्स्थ, ये कोई गलत फहमी है। मास्टर सिक्स्थ, डेडली काम। तो तू नेसेंट सोल बन चुका है। अच्छा है, मजा आएगा। तूने मेरे बेटे को मुझसे छीना, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरा पूरा खानदान और तेरी धरती कैसे राख बनती है। खिजू किंग की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने गर्दन घुमाकर कैप्टन की तरफ देखा। उसकी सांसें भरी और तेज थीं। कैप्टन मधुर मुस्कान के साथ बोला, जिंदगी एक अजीब चीज है मेरे छोटे आकिंग। इसमें जितना कड़वा दुख है, उतनी ही मीठी खुशी भी है। ये कभी किसी एक के सहारे नहीं चलती, और सच तो यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आसमान में बैठा वो भगवान भी इसे बदल नहीं सकता। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। और इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं और तुम्हारा गुस्सा भी। बस इतना ही कहूंगा कि वो करो जो तुम्हें करना है। अपने दिल की सुनो और अपनी जिंदगी वैसे जियो जैसे तुम चाहते हो। कैप्टन की मुस्कुराहट सूरज की रोशनी की तरह चमकदार थी। वो रोशनी खिजू किंग की आंखों में उतर गई। जहां पहले सिर्फ अंधेरा और कत्ल करने का जुनून था, उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बातें उसने पहले ज्यादा नहीं सुनी थी। जिंदगी के उसूलों पर उससे पहले सिर्फ 2 लोगों ने बात की थी, एक साजन थंडर और दूसरे ग्रैंड मास्टर बाई। कुछ पल बीत गए। खिजू किंग ने कैप्टन की तरफ देखा और बहुत गंभीरता से अपना सर हिलाया। फिर वो मुड़ा और मास्टर सिक्स्थ का इंतजार करने लगा, जो अभी भी सोल सर्च कर रहे थे। खिजू किंग ने सी स्टार प्रिंसेस को उनके हवाले कर दिया था, लेकिन ग्रू ग्लूम अभी भी उसके पास था। उसने अभी तक ग्रू ग्लूम को उतना तड़पाया नहीं था जितना वो चाहता था, और ना ही उससे सारी जानकारी निकाली थी। लेकिन अब
जब असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आ चुका था, बाकी की हर छोटी बड़ी बात सी स्टार प्रिंसेस से मिलने वाली थी। मास्टर सिक्स जब सोल सर्च कर रहे थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उनके चेहरे और गर्दन की नसें फूल कर बाहर आ गई थीं। वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाए, फिर अचानक हैरत से चिल्लाए। आखिरकार उन्होंने वो सब देख लिया जो वो देखना चाहते थे। उनके गले से गुस्से की एक दहाड़ निकली। सी स्टार प्रिंसेस का शरीर खून के गुब्बार में फट गया। मास्टर सिक्स ने उसकी रूह को बाहर खींचा और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। जब वो उस रूह को बेरहमी से चबा रहे थे, उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। बिना कोई शब्द कहे उन्होंने हवा में एक इशारा किया और आसमान की तरफ उंगली उठाई। जवाब में 7 ब्लड आइज की फॉर्मेशन गरजने लगी। रोशनी की धाराएं आसमान से नीचे शहर के एक खास हिस्से पर गिरी। जमीन कांप उठी, पूरा शहर हिल गया और दर्द से भरी चीखें गूंजने लगी। रोशनी की उन किरणों ने कई लोगों को घसीटकर हवा में ऊपर उठा लिया था। लगभग 200 लोग थे, सब के सब सी स्टार कल्टीवेटर्स। हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें 3 गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स भी थे, जो इस अचानक हमले से बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। 7 ब्लड आइज की फॉर्मेशन इतनी ताकतवर थी कि उनका हर पलटवार मिट्टी में मिल गया। अगले ही पल मास्टर सिक्स ने अपनी मुट्ठी भींची। वो 200 सी स्टार कल्टीवेटर्स हवा में मास्टर सिक्स के सामने लाकर पटक दिए गए। दबाव इतना ज्यादा था कि कई लोगों के शरीर वहीं चीथड़े चीथड़े हो गए। जो बच गए वो उनके सामने खड़े कपकपा रहे थे। उनकी आंखों में मौत का खौफ था। मास्टर सिक्स ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दरिंदगी थी। आसमान और जमीन का रंग बदलने लगा और एक तेज आंधी चलने लगी। हवा में लटके उन कल्टीवेटर्स की दर्दनाक चीखें निकलने लगीं जब उनके शरीर सूखने लगे और उनकी रूहें बाहर खींची जाने लगीं। उनकी आंखों, कानों और नाक से धुएं की तरह रूहें निकलकर मास्टर सिक्स की तरफ बहने लगीं। उन गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स का भी वही हाल हुआ। मास्टर सिक्स के लिए ची कंडेंसेशन हो या गोल्ड कोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर सिक्स उन 200 रूहों को चबाने लगे और साथ ही साथ उनकी यादों से हर राज निकालने लगे। उनकी आंखें अब और भी ज्यादा खूंखार हो गई थीं। चीखें तब तक गूंजती रहीं जब तक आखिरी रूह भी खत्म नहीं हो गई। मास्टर सिक्स ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कीं। फिर जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनसे कत्ल करने की ऐसी आग निकल रही थी जो सब राख कर दे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खजू किंग की तरफ देखा। दबाव इतना भयानक था, एक नेसेंट सोल लेवल का दबाव, लेकिन खजू किंग हिम्मत करके खड़ा रहा और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मास्टर सिक्स गहरी आवाज में, खजू किंग, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। अगर मास्टर सेवेंथ ने तुम्हें अपना चेला नहीं बनाया तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सक्सेसर अप्रेंटिस बनो। यह कहकर मास्टर सिक्स ने एक नीले रंग की जेड स्लिप निकाली। ये वैसी नहीं थी जैसी खजू किंग ने पहले देखी थी। ये किसी स्पिरिट स्टोन से नहीं बल्कि किसी बहुत ही कीमती चीज से बनी थी और इससे निकलने वाली एनर्जी गोल्ड कोर लेवल की थी। मास्टर सिक्स, सेवेंथ सिब, हकीकत तो ये थी कि उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। वो अपना पैगाम मन से भेज सकते थे, लेकिन क्योंकि खजू किंग की वजह से सब सच सामने आया था, वो जोर से बोले ताकि खजू किंग सुन सके। मास्टर सिक्स, मैं तह तक पहुंच गया हूं। बरसों पहले सी स्टार लोगों ने सुप्रीम यिन चोजन एसिमिलेशन पिल का आधा फॉर्मूला हासिल कर लिया था। उसके बाद उन्होंने छुपकर दूर दूर से चुने हुए डिसाइपल्स का अपहरण शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात को बहुत राज में रखा। कई सालों तक बहुत से लोग इसका शिकार बने और उनमें से एक मेरा बेटा था। दवाई का असली हिस्सा तैयार था, लेकिन उनके पास फॉर्मूले का दूसरा आधा हिस्सा नहीं था। इसलिए उन्होंने ग्रैंड मास्टर बाई का कत्ल किया। सी स्टार लोग 7 ब्लड आइज इसी साजिश को पूरा करने आए थे। किडनैपिंग से लेकर ग्रैंड मास्टर बाई के खून तक हर हुक्म सीधा सी स्टार चीफ्टन ने दिया था। ऊपर से देखने पर यह बहुत बड़ा प्लान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सी स्टार कमजोर है। उनके पास एक भी नेसेंट सोल एक्सपर्ट नहीं है। अगर उनका पेट्रियार्क भी इसमें शामिल हो तब भी यह मुमकिन नहीं कि सी स्टार जैसा ग्रुप बिना किसी सबूत के इतना बड़ा कांड कर सके। कोई और भी है इसमें, कोई ऐसा जिसे हम नहीं जानते। तुम्हारा क्या मशवरा है? वहीं पास में खड़ा जूक विंग मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका पूरा वजूद नफरत से भरा था। उसने सुना कि सी स्टार चीफ्टन ही असली दुश्मन है और यह भी कि कोई और पर्दे के पीछे छुपा है। वो कौन है ये शायद जल्द ही पता चल जाता, लेकिन इस वक्त उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, सी स्टार चीफ्टन का गला काटना। उसी पल नीले जेड स्लिप से मास्टर सेवेंथ की आवाज गूंजी।
सी स्टार लोगों ने हमारी दोस्ती का रास्ता तोड़ा है, इसलिए उनका मिटा दिया जाना ही सही है। वक्त कम है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकता। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो पेट्रियार्क से इजाजत ले लो कि मैं इसे संभाल लूं। मैंने बरसों से इस गुस्से को दबा कर रखा है। आज मैं कत्ले आम के लिए तैयार हूं। मास्टर सिक्स्थ की आंखों में वही जुनून था जो जू क्विंग की आंखों में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब और सब्र नहीं कर पाएंगे। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जेट स्लिप से एक भारी और सख्त आवाज आई। पेट्रियार्क। सिक्स्थ अप्रेंटिस, मेरा हुक्म सुनो। पेट्रियार्क। जू क्विंग, कैप्टन और वहां मौजूद सब लोगों ने अपना सर झुका लिया। पेट्रियार्क, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेला है। देखना कि एक भी सी स्टार जिंदा ना बचे। सबको खत्म कर दो। मास्टर सिक्स्थ ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में दीवानगी थी। जू क्विंग ने भी सर उठाया। उसका गुस्सा हद पार कर चुका था। मास्टर सिक्स्थ, आपके हुक्म की तामील होगी पेट्रियार्क। मास्टर सिक्स्थ ने एक गहरी सांस ली, अपना सर पीछे किया और जोर से हंसने लगे। उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, उसमें सिर्फ दुख और पागलपन था। और आखिर में वो हंसी रोने जैसी लगने लगी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और दूर खड़ी सिक्स्थ पीक से भयंकर गरजने की आवाज आने लगी। पूरा पहाड़ मिट्टी के बादल उड़ाते हुए हवा में ऊपर उठने लगा। हर तरफ कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंज रही थीं और एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। उसी वक्त सिक्स्थ पीक की सारी गुफाएं खुल गईं और हजारों डिसाइपल्स बाहर निकल आए। उनमें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट और गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर डिसाइपल्स सी ज़ॉम्बी की जंग में थे, लेकिन सिक्स्थ पीक के पास मैजिकल डिवाइसेस और पपेट्स की कोई कमी नहीं थी। हजारों पपेट्स हवा में उड़ने लगे और जंग के बड़े बड़े हथियार सामने आ गए। दूर से देखने पर वो चमकती हुई रोशनी से भरी वो सिक्स्थ पीक किसी पहाड़ जैसी नहीं, बल्कि एक उड़ते हुए किले जैसी लग रही थी। सिक्स्थ मास्टर आगे बढ़े और उनके करीब आते ही पूरी सिक्स्थ पीक कांप उठी। सारे पपेट्स, डिसाइपल्स और एक्सपर्ट्स अपने घुटनों पर झुक गए। डिसाइपल्स एक साथ गुर्राए। प्रणाम पीक लॉर्ड। उनकी आवाज ने आसमान हिला दिया। जू क्विंग ये सब देखकर हैरान था। कैप्टन धीरे से बोला, बुढ़ाऊ कहते थे कि वो और सेक्ट अंकल सिक्स्थ दोनों अपने जमाने के मशहूर चोजन थे, लेकिन दुख की वजह से सेक्ट अंकल ने अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्या ध्यान ना देने का नतीजा ऐसा होता है? उन्होंने पूरी पीक को एक फोर्ट्रेस बना दिया। ये तो अनोखा है। सी ज़ॉम्बी वॉर में भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सिक्स्थ मास्टर हवा में रुके और कैप्टन की तरफ ठंडी नजरों से देखा। कैप्टन तुरंत पीछे हट गया। फिर उनकी नजर जू क्विंग पर पड़ी और उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। जू क्विंग, ये लो, ये तुम्हें महफूज रखेगा। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके शराब के प्याले से रोशनी की एक धार निकली जो सीधा जू क्विंग की तरफ गई। रास्ते में वो एक नीले पेंडेंट में बदल गई। वो जू क्विंग के सामने हवा में तैरने लगा, जिससे एक बहुत ही ताकतवर सुरक्षा निकल रही थी। कैप्टन, नेसेंट सोल शील्ड। और जू क्विंग, हार्बर 176 में जो तुम्हारा म्यूजियम है, वहां जाओ। पेट्रियार्क के हाथ से लिखा हुआ वो स्क्रोल उठाओ। उन 4 शब्दों में हर एक में एक डिवाइन एबिलिटी छुपी है। वो स्क्रोल और मेरी ये शील्ड लेकर मेरे साथ चलो उन सी स्टार्स का कत्ल करने। तुम अपना बदला लोगे। आज हम दोनों अपना दिल हल्का करेंगे। इतना कहकर सिक्स्थ मास्टर सिक्स्थ पीक पर कदम रख बैठे। जू क्विंग ने सर हिलाया। वो तैयार था। वो हर उस सी स्टार को काट देना चाहता था जो उसकी नजर के सामने आए। उसे सी स्टार चीफ्टन का खून चाहिए था। वो तब तक मरना चाहता था जब तक खून की नदियां ना बह जाएं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके मास्टर की रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। जू क्विंग, हुक्म सर आंखों पर मास्टर सिक्स्थ। जू क्विंग ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तेजी से पोर्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ भागा। म्यूजियम पहुंचकर उसने वहां पहरे दे रहे 2 गोल्ड कोर एल्डर्स को इशारा किया। पेट्रियार्क का वो स्क्रोल लिया और वापस सिक्स्थ पीक की तरफ निकल पड़ा। कैप्टन के साथ वो सिक्स्थ पीक पर सवार हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आसमान और जमीन जैसे मुड़ने लगे और वो पूरा पहाड़ हवा को चीरते हुए फॉरबिडन सी की तरफ निकल गया। चलते चलते वो पहाड़ धुंधला होने लगा और फिर एक पल में वहां से गायब हो गया। सी स्टार लोगों के लिए मौत निकल चुकी थी। मास्टर सिक्स्थ ने हाथ घुमाया और सिक्स्थ पीक से नीली आग की नदियां नीचे गिरने लगीं। घर जलने लगे और लोगों की दर्दनाक चीखें फिजा में गूंजने लगीं। मास्टर सिक्स्थ, मैं तुम्हें मिटा दूंगा।
तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारा खून, सब कुछ एक मोमबत्ती बन जाएगा जो मेरे बेटे की कब्र पर दिन रात जलेगी। सिक्स्थ पीक के सारे हथियार एक साथ गरज उठे। हजारों पपेट्स और डिसाइपल्स ने आइलैंड पर धावा बोल दिया। मास्टर सिक्स्थ में दोबारा पेट्रियार्क पर हमला किया और इस बार पेट्रियार्क की एनर्जी भी तेजी से बढ़ने लगी। उसी वक्त सू किंग और कैप्टन ने पहाड़ से नीचे छलांग लगा दी। सू किंग एक कोरल के पेड़ पर उतरा जो उसके बोझ से टूट गया। उसका पूरा वजूद कत्ल करने की तमन्ना से भरा था। कैप्टन उसके साथ साथ चल रहा था। मार डालो इन्हें जूनियर ब्रदर, इस जालिम दुनिया में गुस्सा निकालने का यही एक रास्ता है। अगर आज तुमने खून नहीं बहाया तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। सू किंग ने अपनी लाइफ फ्लेम्स जला दी थी। उसका आयरन स्क्यूअर हवा में मौत का निशाना बनकर घूम रहा था। जो भी उसके रास्ते में आया मिट्टी में मिल गया। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर सामने आया, लेकिन सू किंग ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो फट गया। उसके गोश्त से एक चांदी जैसा कीड़ा बाहर निकला, लेकिन सू किंग का ध्यान उस पर नहीं था। उसका रास्ता सीधा एंसेस्ट्रल टेम्पल की तरफ था, जहां सी स्टार चीफ्टन बैठा दवाई तैयार कर रहा था। सू किंग के अंदर एक पूरा जहान जल रहा था। मास्टर सिक्स ने साफ कह दिया था, पेट्रियार्क उनका है, लेकिन चीफ्टन जिसने ग्रैंड मास्टर बाई के खून का हुक्म दिया था वो सू किंग का शिकार है। हर तरफ तबाही थी। नीली आग शहरों को निगल रही थी। सू किंग किसी मौत के फरिश्ते की तरह आगे बढ़ रहा था। उसका गोल्डन क्रो हवा में आग उगल रहा था और उसकी परछाई और काले कीड़े उसके दुश्मनों को जिंदा खा रहे थे। आज सू किंग रुकने वाला नहीं था। आज वो सिर्फ तबाही बनकर आया था। आसमान की ऊंचाइयों में मास्टर सिक्स्थ की हंसी गूंज रही थी, मगर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। वो बरसों से दबाए हुए दुख और दीवानापन की एक चिंगारी थी जो अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। सी स्टार पेट्रियार्क उनके हाथों में बार बार मिट्टी की तरह कुचल रहा था, मगर उसकी अजीब शक्ति उसे फिर से जिंदा कर देती। ये देखकर मास्टर सिक्स्थ का गुस्सा और भी भयंकर हो गया। वो उस पेट्रियार्क की खाल तक उधेड़ रहे थे और गोश्त के लोथड़े नीचे नीली आग में स्वाहा हो रहे थे, मगर उनका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा था। नीचे जमीन पर स्यू किंग की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। वो भी जुनून की हद पार कर चुका था। आइलैंड पर कदम रखने से लेकर टेम्पल तक पहुंचने तक जो भी सी स्टार उसकी नजर में आया, उसका वजूद मिट्टी में मिल गया। उसने अपने दाहिने हाथ के इशारे से मौत की आग से बनी एक खंजर निकाली और एक कल्टीवेटर का गला रेत दिया। सर हवा में उछला और स्यू किंग रुका नहीं। अगले ही पल उसकी खंजर एक दुश्मन के सीने में बार बार घुपी और फिर हवा को चीरते हुए तीसरे शख्स के गले को पार कर गई। एक और सर जमीन पर गिरा। हर बार की तरह मुर्दों के अंदर स्यू किंग को चांदी के तारों जैसे कीड़े दिखाई दिए, जो अब दो हिस्सों में कट चुके थे। कहीं कहीं ये कीड़े एक गुच्छे की तरह थे तो कहीं सिर्फ एक तार। ये मंजर बेहद खौफनाक था। स्यू किंग ने देखा कि हर एक मरे हुए सी स्टार के अंदर ये कीड़े मौजूद थे। जब उसने उन्हें छुआ तो उन्होंने उसकी चमड़ी में घुसने की कोशिश की, मगर स्यू किंग का सख्त शरीर उनके लिए लोहे की दीवार साबित हुआ। उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, मगर उनकी जिंदगी की डोर इतनी मजबूत थी कि मामूली आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आखिरकार उसे गोल्डन क्रो की आग का इस्तेमाल करना पड़ा। स्यू किंग ने महसूस किया कि ये कीड़े सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि उन कल्टीवेटर्स के दिमाग और रूह पर भी कब्जा किए हुए थे। जब भी उनकी आंखों में ये चांदी के तार चमकते, वो कल्टीवेटर्स पागलों की तरह हंसने लगते और अपने ही लोगों के बीच जाकर खुद को उड़ा लेते। मास्टर सिक्स्थ सही कह रहे थे। सी स्टार्स के पीछे कोई बहुत बड़ी और पुरअसरार ताकत छुपी थी, लेकिन स्यू किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक परछाई की तरह तेजी से आगे बढ़ा। गोल्डन क्रोज के पीछे पीछे आग उगल रहा था। उसने लगातार 6 लोगों को मौत के घाट उतारा। दूसरी तरफ पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर का आयरन स्क्यूअर बिजली की तरह दुश्मनों के पार हो रहा था और हर वार के साथ बिजली की गरज उनकी हिम्मत तोड़ रही थी। उसका शैडो भी पीछे नहीं था। दुश्मनों की परछाइयों में हजारों आंखें खुल गईं और उन्हें जिंदा निगलने लगी। कभी कभी जब परछाई किसी पर पूरा कब्जा कर लेती तो वो सी स्टार पागलों की तरह हंसने लगता और अपने ही लोगों के बीच जाकर खुद को उड़ा लेता। लेकिन सबसे खौफनाक था शू क्विंग के चारों तरफ मंडराता काला बादल। ये उन काले कीड़ों का झुंड था जो रास्ते में आने वाली हर चीज को, चाहे वो कोरल के पेड़ हों या दुश्मन, पल भर में चट कर जाते। उनकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं,
उन्होंने उन चांदी के कीड़ों को भी नहीं छोड़ा। शू क्विंग ने अपनी सदियों की भड़ास निकाल दी थी और उसके पीछे सिर्फ लाशों और खून का रास्ता बचा था। आखिरकार वो एंसेस्ट्रल टेंपल पहुंच गया। वहां 4 शख्स ध्यान में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने शू क्विंग को देखा, उनके चेहरों पर नीली नसें उभर आईं। ये आम सी स्टार्स नहीं थे। इनकी ताकत 3 फ्लेम लेवल से भी ज्यादा थी। उनके चेहरों पर वो चांदी के कीड़े साफ हिलते हुए दिख रहे थे। शू क्विंग की नजर उनके पीछे बैठे एक आदमी पर पड़ी जो एक बड़ी भट्टी के सामने बैठा दवाई बना रहा था। उसने सोने के तारों वाला हरा लिबास पहना और एक शाही ताज पहना था। उसके माथे पर स्टारफिश का निशान था और उसका ऑरा एक गोल्ड कोर एक्सपर्ट का था। बाहर हो रहे कत्ले आम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ उस भट्टी पर थी। यह था सी स्टार चीफ्टन, उस तड़पते हुए पेट्रियार्क का बेटा। शू क्विंग के दिल में नफरत की आग और भड़क उठी। तभी बाहर खड़े चारों रक्षक खड़े हो गए। उनकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, बस चांदी के मोटे तार चमक रहे थे। उन्होंने एक साथ अपनी पूरी शक्ति खोल दी और शू क्विंग पर टूट पड़े। उनकी पीठ पर अजीब से स्टारफिश जैसे जख्म थे जो उन्हें और भी ज्यादा ताकत दे रहे थे। शू क्विंग वहां से हिला तक नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और गोल्डन क्रो की काली आग उसके शरीर पर एक शाही लिबास की तरह लिपट गई। वो इस वक्त किसी नए सम्राट जैसा लग रहा था। उसने आंखें खोली और एक जोरदार धमाका हुआ। उन चारों के मुक्के शू क्विंग तक पहुंचने से पहले ही पीछे हट गए, जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। इससे पहले कि वो संभल पाते, शू क्विंग ने आगे बढ़कर एक का गला अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने गर्दन मरोड़ दी और आयरन स्क्यूअर ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। फिर उसने उसे छोड़ा और आग की एक धार दूसरे दुश्मन की तरफ फेंकी जो दर्द से चिल्लाने लगा। शू क्विंग की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने तीसरे का सर पलक झपकते ही उड़ा दिया। काले कीड़ों ने तीसरे को जिंदा खा लिया और चौथे को गोल्डन क्रो ने राख बना दिया। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। 4 बड़े योद्धा ढेर हो चुके थे। उनका खून, उनकी रूह और उनकी एनर्जी सब छीन ली गई थी, मगर वो किसी पुरानी बासी लाश की तरह थे, बेस्वाद और बेजान। शू क्विंग ने हाथ झटका और उनकी राख हवा में उड़ गई। उसका निशाना अब सिर्फ चीफ्टन था। तभी कैप्टन वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक सेब था जो अब काला हो चुका था। उसने एक टुकड़ा खाया और चीफ्टन की तरफ देखकर मुस्कुराया। वाह छोटे जूनियर ब्रदर, जिस तरह से तुम इसे घूर रहे हो, लगता है ये पहले ही मर चुका है। उसी वक्त चीफ्टन ने अपनी आंखें खोली और उनसे बिजली जैसी रोशनी निकली। एक भारी दबाव शू क्विंग पर गिरा, मगर उसके गले में लटके पेंडेंट ने उसे बचा लिया। कैप्टन कुछ कदम पीछे हटकर अपने होठों पर जबान फेरने लगा। शू क्विंग, चलो मिलकर इसका काम तमाम करते हैं। शू क्विंग ने हां में सर हिलाया और दोनों एक साथ टेंपल के अंदर झपट पड़े। चीफ्टन ने उन्हें एक अजीब नजर से देखा और जोर से हंसने लगा। दिलचस्प, किसने सोचा था कि तुम जैसे 2 बच्चे एक गोल्ड कोर एक्सपर्ट से भिड़ने की हिम्मत करेंगे। चलो, मेरे पास थोड़ा वक्त है, तुम्हारे साथ खेल लेता हूं। कैप्टन और जू क्विंग की रफ्तार बिजली जैसी थी, मगर सी स्टार चीफ्टन के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से 2 रूहें बाहर निकल आई हों। एक पल में चीफ्टन 2 हिस्सों में बंट गया। एक कैप्टन की तरफ लपका और दूसरा जू क्विंग की तरफ। जू क्विंग के करीब पहुंचते ही उसने अपनी उंगली सीधा उसके माथे की तरफ बढ़ाई। उसने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ वार किया। वो गोल्ड कोर की ताकत थी। जू क्विंग का पूरा शरीर थर्रा उठा। उसकी लाइफ फ्लेम्स ऐसे फड़फड़ाने लगीं मानो अभी बुझ जाएंगी। पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर ने अपना काला आयरन स्क्यूअर बीच में रोकने की कोशिश की, मगर चीफ्टन ने बस एक हल्की सी थपकी मारी और स्क्यूअर दूर जा गिरा। उसकी सतह पर दरारें पड़ गई। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, चीफ्टन ने अपना पांव जमीन पर पटका। पूरा इलाका हिल गया और जू क्विंग के नीचे मौजूद परछाई बिखर गई। सी स्टार चीफ्टन, बस इतना ही? इतनी ही ताकत है तुम्हारी? उसने दोबारा वही उंगली जू क्विंग के माथे की तरफ बढ़ाई। जब मौत बिल्कुल करीब थी, तभी गोल्डन क्रो ने अचानक एक गहरी सांस ली, जैसे सारी एनर्जी सोख रहा हो। चीफ्टन का शरीर थोड़ा धुंधला हुआ, मगर उसकी उंगली रुकी नहीं। तभी गोल्डन क्रो से आग की लपटें निकलने लगीं। जू क्विंग ने बचने की कोशिश नहीं की।
उसने अपनी आंखों में दीवानगी लिए अपना सर सीधा उस उंगली से टकरा दिया। एक धमाका हुआ। गोल्डन क्रो कमजोर पड़ गया, मगर उसने दुश्मन की थोड़ी एनर्जी और खून सोख लिया था। ज़ूक्विंग का माथा चीफ्टन की उंगली से टकराया और उसकी उंगली कुचल गई। एक जबरदस्त झटके ने ज़ूक्विंग को पीछे धकेला, मगर उसके गले के पेंडेंट ने उसे किसी गहरी चोट से बचा लिया। उसने रुकते ही अपनी सुर्ख आंखों से हैरान चीफ्टन की तरफ देखा। दूसरी तरफ कैप्टन भी वही खेल खेल रहा था। चीफ्टन का दूसरा रूप उसके माथे पर वार करने वाला था। कैप्टन ने हटने के बजाय अपना मुंह खोला और उन पागल आंखों के साथ सीधा उस गोल्ड कोर उंगली को काट लिया। कैप्टन ने इतनी जोर से दांत गाड़े कि स्किन फट गई और खून निकल आया। हालांकि उसके अपने भी कुछ दांत टूट गए थे। उसने उंगली छोड़ी और दोनों हाथों से एक शील्ड बनाई ताकि गोल्ड कोर के झटके से बच सके और पीछे उड़ते हुए जा गिरा। सी स्टार चीफ्टन। दिलचस्प है। चीफ्टन के दोनों रूप एक साथ मिल गए और उसकी उंगली तुरंत ठीक हो गई। उसने अपनी पूरी गोल्ड कोर पावर खोल दी, जिससे ज़ूक्विंग की आंखें जलने लगीं, मानो सूरज उन्हें जला रहा हो। लेकिन उसकी नफरत कम नहीं हुई। कैप्टन भी अपने टूटे दांतों के बावजूद मुस्कुराया और अपने होठों पर जबान फेरी। चीफ्टन ने कैप्टन की तरफ कदम बढ़ाए, मगर तीसरे कदम पर ही उसके तेवर बदल गए। उसकी वही उंगली जो अभी ठीक हुई थी, अब काली पड़ रही थी। जहर उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था। अगर कोई उसके अंदर देख पाता तो वहां हजारों काले कीड़े उसके अंगों को जिंदा खा रहे थे और भयंकर जहर उगल रहे थे। ये ज़ूक्विंग और कैप्टन की मिली भगत थी। ज़ूक्विंग जानता था कि कैप्टन लालची है, इसलिए उसने उसके काले सेब में वो कीड़े पहले ही डाल दिए थे। जब कैप्टन ने चीफ्टन को काटा तो वो कीड़े उसके गोश्त के अंदर घुस गए। कैप्टन जोर से हंसा और आगे बढ़ा। ज़ूक्विंग ने भी हमला बोल दिया। ज़ूक्विंग की लाइफ फ्लेम्स और लाइफ लैंप एक साथ जली। उसने अपनी 60 से ज्यादा थर्मा एपर्चर्स की पूरी ताकत गोल्डन क्रो की आग और अपने गुस्से को एक मुट्ठी में समेटा। एक भयंकर चिंगारी फूटी और हर तरफ आग का समुंदर फैल गया। कैप्टन ने भी अपनी पूरी शक्ति खोली। उसके चारों तरफ बर्फ जमने लगी और आसमान से बर्फ के गोले गिरने लगे। यह ठंडक इतनी ज्यादा थी कि वो दुश्मन के दिमाग तक को जमा सकती थी। एक तरफ आग का कहर था, दूसरी तरफ बर्फ का कहर। अचानक कैप्टन के सीने से एक नीली बर्फीली हाथ बाहर निकली। वो इंसानी हाथ नहीं थी। उसके नाखून हड्डियों जैसे लंबे थे और उसकी हथेली के बीच एक चेहरा था, खुद कैप्टन का चेहरा, जिसकी आंखें बंद थीं। चीफ्टन ने बचने की कोशिश की, मगर उसके अंदर मौजूद कीड़ों ने उसे हिलने नहीं दिया। कैप्टन के सीने से निकली उस हाथ ने चीफ्टन का सर पकड़ लिया। चीफ्टन का आधा शरीर बर्फ में जम गया। उसी पल ज़ूक्विंग वहां पहुंचा और अपने हाथ में पेट्रियार्क का स्क्रोल खोला। ज़ूक्विंग ने गहरी घुर्राहट में कहा, ज्वाला। स्क्रोल से हरी आग निकली और चीफ्टन को निगलने लगी। ज़ूक्विंग ने अपनी आग से भरी मुट्ठी सीधा उस जमे हुए चीफ्टन पर मारी। धमाका हुआ और चीफ्टन का शरीर पिघलने लगा, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हैरत थी। सी स्टार चीफ्टन ने कहा, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी हस्ती का स्क्रोल है। अचानक चीफ्टन का शरीर फट गया और वहां से एक लंबा टेंटिकल निकला। उसने इतनी जोर से वार किया कि ज़ूक्विंग और कैप्टन 300 मीटर दूर जा गिरे। उनके मुंह से खून निकलने लगा। धूल मिट्टी उड़ी और उसके बीच से एक अजीब शक्ल निकलकर सामने आई। वो कोई इंसान नहीं था, 3 मीटर लंबा, पूरा चांदी के रंग का, जिसका सर तिकोना था और आंखों में 2-2 पुतलियां थीं। उसका पूरा शरीर उन चांदी के कीड़ों से ढका था जो उसके दुश्मनों की तरफ चीख रहे थे। उसके शरीर से निकलने वाली एनर्जी किसी गोल्ड कोर की नहीं, वो एक नेसेंट सोल एक्सपर्ट था। उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटे से इलाके में तुम जैसे योद्धा मिलेंगे। एक के अंदर 4थे स्टेज का ग्रू कैद है और दूसरे के पास शाही ताकत और स्क्रोल है। खैर, दूसरे के पास कोई ग्रू नहीं है। ज़ूक्विंग ने सुकून की सांस ली। इसका मतलब उसकी लाइफ लैंप, उसका शैडो और वो वायलेट क्रिस्टल अभी भी एक राज थे। कैप्टन ने भी वही सोचा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनका दिमाग अब एक ही दिशा में चल रहा था। जैसे ही जमीन के अंदर से निकलने वाली वो अजीब मुसीबत बाहर निकली, ज़ूक्विंग के कदम पीछे हटने लगे। उसके चेहरे पर सवाल था जो उसने कैप्टन से पूछा, ये किस तरह की मखलूक है? कैप्टन के दिमाग में भी कश्मकश चल रही थी।
उसकी नजरें भी उस हैरत अंगेज चीज पर टिकी थी। रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड की वुसअत इतनी ज्यादा है कि वहां की हर प्रजाति को पहचान पाना मुश्किल है। उसने उलझन में जवाब दिया, लेकिन यह थ्रेडवर्म की कोई बदली हुई शक्ल लग रही है। इंटेलिजेंस डिवीजन की फाइल्स में मैंने इससे मिलता जुलता कुछ देखा था। थोड़ा वक्त दो मुझे याद करने के लिए। जब उन दोनों को पीछे हटते देखा तो सी स्टार चीफ्टन के जिस्म से निकले उस गैर इंसानी वजूद ने अपने होठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैला ली। अगले ही पल वो एक धुंधली लकीर की तरह तेजी से उनकी तरफ लपका। शूचिंग का चेहरा सख्त हो गया और कैप्टन की आंखें डर से फटने लगी। नेसेंट सोल लेवल की रफ्तार का मुकाबला करना उन जैसे छोटे शिकारियों के बस की बात नहीं थी। शूचिंग को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ जब एक भयंकर ताकत उससे टकराई। उसका जिस्म हवा में उछाल दिया गया और मुंह से खून की धार निकल पड़ी। कैप्टन का हाल भी कुछ अलग नहीं था, मगर उसके गले में लटकते पेंडेंट की ढाल ने उसे बचा लिया। 300 मीटर दूर गिरने के बावजूद वो जिंदा था, लेकिन उसके अंदरूनी हिस्सों में ऐसी थरथराहट थी जैसे सब कुछ बिखर जाएगा। वो समझ गया कि अगर ये हमले जारी रहे तो ये हिफाजती ढाल जल्द ही टूट जाएगी। वो दुश्मन दोबारा वार करने ही वाला था कि अचानक आसमान से नीले शोलों की एक दीवार नीचे गिरी और उसका रास्ता रोक दिया। पूरे इलाके में गरजने की आवाजें गूंजने लगी और जमीन कांप उठी जब आग का ये सिलसिला सी स्टार के अनगिनत लड़कों को अपनी लपेट में लेने लगा। जहां कहीं कोई मरता, वहां से वो अजीब कीड़े उनकी लाशों से बाहर निकलने लगते। ये मंजर इतना भयानक था कि सिक्स्थ पीक के हर शिष्य और खुद मास्टर सिक्स्थ की नजर वहां जा टिकी। जब मास्टर सिक्स्थ ने उस चीफ्टन का हाल देखा तो उन्होंने तुरंत सी स्टार पेट्रियार्क का खात्मा किया और एक पूरा सर मंत्र पढ़ते हुए उस मुसीबत को शूचिंग और कैप्टन तक पहुंचने से रोक दिया। ये एक आयरन थ्रेड है, मास्टर सिक्स्थ ने नीचे लपकते हुए चिल्लाया। ये सुनते ही कैप्टन के चेहरे का रंग बदला। शूचिंग, मुझे सब याद आ गया। उधर उस गैर इंसानी वजूद ने आसमान की तरफ देखकर एक ठहाका लगाया। लगता है मैंने इस सेक्ट को कमजोर समझने की गलती कर दी, लेकिन तुम सिर्फ अकेले नेसेंट सोल हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी साधना में खलल डाल पाओगे? उस आयरन थ्रेड ने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया। मौसम बदलने लगा और बादलों में गरज पैदा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे खुदाओं की चीखें गूंज रही हों जब आसमान में 3 बड़े तिलिस्मी चक्र पैदा हुए। हर एक चक्र 3000 मीटर बड़ा था और उनसे निकलने वाली टेलीपोर्टेशन की ताकत दिल दहलाने वाली थी। देखते ही देखते उन रास्तों से नए दुश्मन बाहर निकलने लगे। पहले रास्ते से परों वाली एक प्रजाति निकली जो बिल्कुल काले कौओं की तरह लगते थे। उनकी आंखों में बिजली की चमक थी और उनका सरदार खुद एक नेसेंट सोल माहिर था। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरे रास्ते से हाथी जैसी सूंड वाले भारी भरकम मखलूक बाहर निकले, जिनका सरदार निहायत ही बुरा और ताकतवर था। और तीसरे रास्ते से जो निकले वो सबसे अजीब थे। समुद्री घास से बने जिस्म और तिकोनी आंखें। उनकी मौजूदगी से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ों को मसल देंगे। इनका नेता भी नेसेंट सोल लेवल पर था। यह मंजर देखकर कैप्टन की सांसें अटक गई। 6 विंग इंक रेवंस, हर्क्यूलिन मैमथ्स और स्नेक केल्प डेमन्स, ये कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं हैं, सी स्टार्स के बराबर ही हैं। लेकिन इंक रेवंस तो 7 ब्लड आइज के दोस्त हुआ करते थे। बाकी दोनों ना दुश्मन है ना दोस्त। अभी कैप्टन बात ही कर रहा था कि उन तीनों नई फौजों ने बिना कुछ कहे मास्टर सिक्स्थ और उनकी चोटी पर हमला कर दिया। वो मौत से बेखौफ थे और खुदकुशी करने के लिए भी तैयार थे। गौर से देखने पर पता चला कि उनके मरने के बाद भी वही कीड़े निकल रहे थे। इन तीनों प्रजातियों पर भी उस मुसीबत ने कब्जा कर लिया था। मास्टर सिक्स्थ इस अचानक हुए हमले में फंस गए थे। शूचिंग और कैप्टन के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो किसी गोल्ड कोर से तो लड़ सकते थे, पर नेसेंट सोल के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। जब तक बात जान पर ना आ पड़े, वो पेट्रियार्क का वो खास कागज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये ढाल मेरे हमलों के सामने कब तक टिकती है, उस दुश्मन ने शूचिंग का पीछा करते हुए कहा। भागते भागते कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया, तुम बाइली हो, आयरन थ्रेड्स का वही बाइली। शूचिंग की आंखें सिकुड़ गईं और बाइली के चेहरे पर हैरत के बादल छा गए। उसे लगा था कि शायद कोई बड़ा उस्ताद उसे पहचान ले, पर यह मामूली लड़का उसका नाम जानता था, यह उसके लिए यकीन से बाहर था। मैंने सोचा नहीं था कि इस छोटी सी जगह का कोई शख्स मुझे जानता होगा। तुम काफी दिलचस्प लग रहे हो, कैप्टन ने बताना जारी रखा। आयरन थ्रेड प्रजाति का बाइली 7 साल पहले ये अपनी कौम का सबसे होनहार चुना हुआ वारिस था। लोग कहते थे कि यह पुराने बादशाहों के रास्ते पर चलेगा, पर पता नहीं क्यों इसने अपनी ही कौम से गद्दारी की, वहां खून खराबा किया और उनकी पाक चीजों की बेहुरमती की।
उसके बाद ये गुप्त संगठन में शामिल हो गया जिसे टॉर्च लाइट कहते हैं। बाइली ने मुस्कुराते हुए कहा, मजा आया, तुमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स काफी गहराई से पढ़ी हैं। अब मैं तुम्हारी रूह की तलाशी लूंगा ताकि जान सकूं कि तुम और क्या क्या जानते हो। वो उनके करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी आसमान से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। मास्टर सिक्स्थ के सर के ऊपर वही पुराना कद्दूनुमा बर्तन था जो हमेशा उनके पास रहता था। आज वो बर्तन खुल गया और उसमें से हजारों लाखों की तादाद में हथियार निकलने लगे, तलवारें, भाले, कुल्हाड़ियां और न जाने क्या क्या। उन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान बनाया जो रास्ते में आने वाली हर चीज को राख कर सकता था। यह तूफानी हमला सीधा उन तीनों नई फौजों और उनके सरदारों की तरफ बढ़ा। उनके पास बचने का रास्ता नहीं था। खून के फुव्वारे छूटे और वो तीनों नेसेंट सोल सरदार बुरी तरह जख्मी होकर दूर जा गिरे। बाकी फौज का तो नामो निशान मिटने लगा। उस बर्तन से निकलने वाली रोशनी में ऐसी नफरत थी जैसे वो उन सबको हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हो। जमीन और आसमान जैसे उनकी मौत का ऐलान कर रहे थे। मास्टर सिक्स ने इशारा किया और पूरी चोटी पर आग फैल गई जो बचे कुचे दुश्मनों को पिघला रही थी। बाइली का चेहरा पहली बार खौफ से पीला पड़ गया। ये कैसा जादुई हथियार है, इतनी भयानक ताकत। शूचिंग और कैप्टन को मारने का ख्याल छोड़कर वो वहां से गायब होने लगा ताकि अपनी जान बचा सके। तब मास्टर सिक्स्थ की गरजती हुई आवाज आई जिसमें इंतकाम की आग थी। मैं सोच रहा था कि सी स्टार्स जैसे कमजोरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो ये सब टॉर्च लाइट के इस गद्दार का काम है, एक नीच भगौड़ा। उनके सर के ऊपर वो हथियारों का तूफान अब बाइली की तरफ मुड़ गया। बाइली ने भागने की कोशिश की पर मास्टर सिक्स्थ खुद उस तूफान के ऊपर सवार होकर उस पर टूट पड़े। दोनों के टकराने से आसमान हिल गया और जमीन लरस गई। इतनी भयानक आवाज हुई कि देखने वाले सब लोग दूर भागने लगे। शूचिंग ने गहरी सांस ली और पेंडेंट की ढाल में खुद को महफूज पाया। उसके बगल में खड़े कैप्टन की आंखों में एक अजीब सी चमक और लालच था। यकीन नहीं होता कि हम टॉर्च लाइट के किसी मेंबर से मिल रहे हैं। मैंने सुना है वहां का हर आदमी बड़ा अनोखा होता है। शूचिंग ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कैप्टन ने समझाते हुए कहा, टॉर्च लाइट एक बदनाम टोली है। इन्हें आए अभी 1000 साल भी नहीं हुए, पर इनके सब लोग अपनी अपनी कौम के गद्दार हैं। ये लोगों को ये कहकर उकसाते हैं कि उनके पास भगवान बनने का मौका है, पर वहां जुड़ने के लिए खूनी खेल दिखाना पड़ता है। जितना ज्यादा खून उतनी इज्जत। सुना है साउथ फिनिक्स से भी किसी ने ऐसी ही एक खौफनाक परफॉर्मेंस दी थी और टॉर्च लाइट का हिस्सा बना था। काश वो मेरे पास भी आते। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये खुदा बनने का मौका असली है या बस पुराने बादशाहों की नकल करने का एक दिखावा। मुझे भी शक है, शूचिंग ने धीरे से कहा और अपनी मुट्ठी में पाट्रियाक का वो कागज दबाए हुए मास्टर सिक्स्थ की जंग देखने लगा। आसमान में हवाओं का रुख बदल गया था। मास्टर सिक्स्थ और बाइली की लड़ाई इतनी भयानक थी कि हर तरफ धमाकों की आवाज गूंज रही थी। उनकी टक्कर से पहाड़ हिल रहे थे और समुद्र का पानी उबल रहा था। आसमान में जगह जगह दरारें और काले सुरख बन रहे थे जो हर चीज को अंदर खींच रहे थे। बिजलियां गुस्से में भरे सांपों की तरह चमक रही थीं। दोनों लड़ाकू इतनी तेजी से टेलीपोर्ट हो रहे थे कि उन्हें देख पाना मुश्किल था। बाइली के जिस्म पर अनगिनत थ्रेड वर्म्स रेंग रहे थे। ये कीड़े मिलकर ऐसी बिजली पैदा करते जो मास्टर सिक्स्थ पर गिरती। दूर से देखने पर वो दरारें सफेद कन खजूरों जैसी लग रही थीं। मास्टर सिक्स्थ भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनके हाथ के एक इशारे से लाखों हथियार हवा में तैरने लगते। हर हथियार से ऐसी ताकत निकल रही थी जो दुश्मन को मिटा सके। मगर बाइली भी बराबर का टक्कर दे रहा था। भले ही मास्टर सिक्स्थ के पास उनका जादुई बर्तन था, पर वो लड़ने में उतने माहिर नहीं थे जितने हथियार बनाने में। अचानक बाइली तेजी से मास्टर सिक्स्थ के सामने आया और हवा में तलवार जैसा वार किया। मास्टर सिक्स्थ को घबराकर पीछे हटना पड़ा। यह देखकर बाइली जोर से हंसने लगा। तुम एक मामूली सेक्ट के उस्ताद हो। इन खिलौनों से तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये अनमोल जादुई बर्तन मेरा हो जाएगा। ये डील बुरी नहीं है। बाइली ने अपने सर पर जोर से मारा और उसकी पीठ पर एक भयंकर फोड़ा निकल आया। वो फोड़ा खटा और उसमें से एक 9 मीटर लंबा लाल पौधा बाहर निकला। इस पौधे से ऐसी ताकत निकल रही थी कि खूकिंग की आंखें जलने लगीं। गॉडलीनेस, कप्तान धीरे से बोला। वो सच में देवताओं जैसी ताकत निकल रहा था। उस पौधे के फूल के बीच में एक शैतानी भूत जैसा चेहरा छिपा था जो गुस्से में हंस रहा था। बाइली ने हंसते हुए कुछ गोलियां उस भूतिए चेहरे की तरफ फेंकी। ये गोलियां ताजे गोश्त और खून से बनी थीं। इनमें उन मासूम जवानों की रूहें कैद थीं जिन्हें बाइली ने मारा था। वो इस शैतानी पौधे को खिलाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उस पौधे ने एक ऐसी अजीब आवाज निकाली, ओम। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। आसमान से लाल बिजलियां बरसने लगीं और उन्होंने मास्टर सिक्स्थ के जादुई बर्तन की सारी ताकत को ब्लॉक कर दिया। बाइली ने एक और इशारा किया और हवा में 300 मीटर ऊंचा काला टिड्ढा प्रकट हो गया। बाइली उसके अंदर समा गया और मास्टर सिक्स्थ पर टूट पड़ा।
उसके एक वार में इतनी बिजली थी कि हॉकिंग दंग रह गया। मास्टर सिक्स्थ ने पूरी जान लगाकर खुद को बचाया, पर फिर भी वो पीछे गिर गए और उनके मुंह से खून निकलने लगा। इतने जख्मी होने के बाद भी मास्टर सिक्स्थ मुस्कुराए। मैं लड़ने में शायद उतना अच्छा नहीं हूं, पर मैं 7 ब्लड आइज के 6th पीक का ओनर हूं। मेरी असली ताकत चीजें बनाने में है, खासकर बहुत बड़ी चीजें। मास्टर सिक्स्थ ने अपने पहाड़ की तरफ इशारा किया और चिल्लाए, यहां आओ। वो विशाल पहाड़ पलक झपकते ही मास्टर सिक्स्थ के सामने आ गया और सीधा उस काले शैतानी टिड्ढे की तरफ बढ़ा। कुचल दो। एक पूरे पहाड़ की ताकत से मास्टर सिक्स्थ ने बाइली को नीचे दबाना शुरू कर दिया। धमाकों की आवाजें हर तरफ गूंजी और सी स्टार आइलैंड टूटने लगा। मैं तुम्हें निगल जाऊंगा, मास्टर सिक्स्थ पागलों में चिल्लाए। तुमने मेरे बेटे को मारा था, अब मैं तुम्हें राख कर दूंगा। पहाड़ के नीचे दबा हुआ बाइली पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक पहाड़ थोड़ा ऊपर उठा। बाइली ने उस शैतानी पौधे के साथ मिलकर इतनी ताकत दिखाई कि पहाड़ भी हिल गया। उसका चेहरा अब उस पौधे के फूल में साफ दिख रहा था। बाइली ने हंसते हुए कहा, तुम हथियार बनाने में अच्छे हो सकते हो, पर उन्हें चलाना नहीं जानते। अभी वो अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही मास्टर सिक्स्थ ने एक पुराना झंडा निकाल लिया। यह झंडा 300 मीटर लंबा, फटा हुआ और खून से लथपथ था, पर इससे निकलने वाली ताकत इतनी पुरानी और खतरनाक थी कि आसमान का रंग बदल गया और सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। मीलों दूर तक हर एक जानदार की रूह कांप गई। इस झंडे पर सुनहरे खून की एक बूंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस झंडे ने हजारों देवताओं का कत्ल देखा हो। इसकी मौजूदगी ने समुद्र की लहरों तक को रोक दिया। बाइली डर के मारे कांपने लगा। द वॉर बैनर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इस मामूली जगह पर क्या कर रहा है? बाइली को लग रहा था कि वो सब जानता है, पर वो एक बड़ी बात भूल गया था। उसे नहीं पता था कि मर्फोकाइल्स की लड़ाई में 7 ब्लड्स आइज ने वॉर बैनर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का जंगी झंडा इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने वो झंडा देखा, उसकी रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि अब जान बचाना मुश्किल है, इसलिए वो पहाड़ के नीचे से निकलने के लिए पूरी जान लगाने लगा। मास्टर सिक्स्थ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उन्होंने अपने हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो झंडा किसी सूरज की तरह चमकने लगा। भले ही मास्टर सिक्स्थ की ताकत मास्टर 7th जितनी नहीं थी, पर वो धीरे धीरे उस झंडे की पुरानी शक्ति को जगा रहे थे। शूचिंग ने देखा कि यही मौका है। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उधर कैप्टन की आंखों में एक पागलपन सा छा गया था। गॉडलीनेस, इतनी साफ ताकत, इसमें कोई गंदगी मतलब म्यूटेजन नहीं है। कैप्टन की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। दोनों तेजी से पहाड़ की तरफ लपके। बाइली ने बचने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी छोड़ी कि कोई मामूली शख्स होता तो वहीं मर जाता, मगर शूचिंग के पास उसके पुराने पेंडेंट की ढाल थी जिसने उसे बचा लिया। कैप्टन का हाल बुरा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी स्किन जल रही थी, पर उसके सर पर सवार जुनून कम नहीं हुआ। शूचिंग ने बाइली पर अपने काले कीड़े छोड़े, पर बाइली की ताकत इतनी थी कि वो कीड़े पास पहुंचने से पहले ही राख हो गए। बाइली ने पहाड़ को थोड़ा ऊपर धकेल दिया था और वो बस निकलने ही वाला था। तभी शूचिंग ने अपने पेट्रियार्क के कागज पर अपना हाथ रखा। नोज। उस स्क्रोल पर लिखे 4 लफ्जों में से एक लफ्ज चमका और हवा में एक विशाल नाक प्रकट हुई। वो इतनी तेजी से बाइली से टकराई कि उसे संभलने का मौका नहीं मिला। बाइली के मुंह से खून निकला और वो दोबारा पहाड़ के नीचे दब गया। नीचे से आग ने उसे पिघलाना शुरू कर दिया। तुम नीच इंसान, बाइली गुस्से में चिल्लाया। इसी बीच कैप्टन ने मौत की परवाह किए बिना बाइली पर हमला कर दिया। उसने बाइली के शैतानी पौधे वाले जिस्म पर एक जोर की काट मारी। एक करकराहट की आवाज आई। अगली ही देर में कैप्टन पीछे जा गिरा। उसका जिस्म बुरी तरह टूट चुका था। उसका हाथ चूर हो गया, एक आंख चली गई और उसके अंदरूनी हिस्से बाहर निकल आए, पर उसके मुंह में बाइली के जिस्म का एक टुकड़ा था जिसे उसने हंसते हुए निगल लिया। बाइली दर्द और गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपनी बची कुची ताकत लगाई और अपने 2 हिस्से कर लिए ताकि किसी तरह निकल सके, पर शूचिंग ने उसे ध्यान से देखा और स्क्रोल का अगला लफ्ज इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ा मुक्का हवा में पैदा हुआ और उसने असली बाइली को पहचान कर उस पर जोर कवार किया। बाइली की चीख निकल गई और वो फिर से पहाड़ के नीचे धंस गया। अब बाइली बिल्कुल टूट चुका था। कैप्टन ने अपने बचे हुए सर के बल चिल्लाते हुए कहा, शूचिंग, मुझे दोबारा उसकी तरफ फेंको। लेकिन बाइली ने अब खुद को फाड़ लिया। एक भयंकर धमाका हुआ और उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकलकर भागने लगा। ये बाइली की जान बचाने की आखिरी कोशिश थी। शूचिंग ने ठंडी नजरों से देखा और स्क्रोल का आखिरी लफ्ज बोल दिया, लिविंग। हवा में एक विशाल हाथ पैदा हुआ और उसने उस भागते हुए कीड़े को पकड़कर मसल डाला। बाइली अब पूरी तरह पहाड़ के नीचे था, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। शूचिंग ने चैन की सांस ली, पर वो बुरी तरह थक चुका था। आसमान में खड़े मास्टर सिक्स्थ ने अपना हाथ उठाया। उस 300 मीटर लंबे झंडे से एक उंगली नीचे की तरफ आई। उस एक उंगली में इतनी ताकत थी कि आसमान जमीन हिल गए।
उसने पहाड़ को ऊपर से दबाया और नीली आग ने पूरे आइलैंड को अपनी लपेट में ले लिया। मैं इस आइलैंड की हर चीज को, हर जान को अपने अंदर निगलता हूं, मास्टर सिक्स्थ की आवाज गूंजी। धीरे धीरे सी स्टार आइलैंड पिघलने लगा। पहले उनका खून, फिर उनकी हड्डियां और आखिर में उनकी रूहें उस पहाड़ के अंदर जज्ब यानी असिमिलेट होने लगी। वो आइलैंड अब छोटा होता जा रहा था। मास्टर सिक्स्थ ने अपने जादुई बर्तन से शराब पी और उसे आग पर छिलक दिया। सब कुछ खत्म हो गया। आइलैंड की जगह अब सिर्फ एक गहरा गड्ढा बचा था जिसमें समुद्र का पानी भरने लगा। बाइली मर चुका था। सी स्टार कॉम का नामो निशान मिट चुका था। वक्त गुजरता गया। 7 ब्लड आइस के हार्बर 176 में सू चिंग अपनी बोट के डेक पर आराम से बैठा था। पानी की लहरों के साथ बोट ऊपर नीचे हो रही थी और सू चिंग सामने आसमान में सूरज को निकलते देख रहा था। सूरज की लाल रोशनी ने आसमान को आग की तरह भर दिया था। सी स्टार्स के खात्मे को अब तक कोई आधा महीना गुजर चुका था। उस तबाही ने पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया था। जब 7 ब्लड आइज ने दुनिया को बताया कि सी स्टार्स ने टॉर्च लाइट के बई ली के साथ मिलकर उनके होनहार जवानों को गायब किया था, तो हर तरफ गुस्से की लहर दौड़ गई थी। सी स्टार्स तो मिट चुके थे, पर उनके साथ देने वाली बाकी 3 प्रजातियां यानी कि स्पीशीज अब भी बाकी थीं। 7 ब्लड आइज को उन पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन दूसरे ग्रुप्स ने अपने जवानों को खोया था, उन्होंने खुद ही उन तीनों को खत्म कर दिया। उनके जिस्मों में मिले अनगिनत थ्रेड वर्म्स इस बात का सबूत थे कि वो सब मिले हुए थे। मास्टर सिक्स्थ के इस सख्त फैसले ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। उन्होंने जिस तरह सिक्स्थ पीक को एक विशाल फोर्ट्रेस यानी कि किला बनाया था, उससे देखकर दुश्मनों के दिल कांपने लगे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि भले ही वो पहाड़ ताकतवर है, पर उसके पास कोई बहुत बड़ा पावर सोर्स नहीं है। लोगों का मानना था कि वॉर बैनर ऑफ ह्यूमन काइंड ना होता तो मास्टर सिक्स्थ शायद बई ली को ना हरा पाते। खैर, वजह जो भी हो, बई ली और सी स्टार्स का किस्सा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और 7 ब्लड आइज पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा था। सब खत्म होने के बाद मास्टर सिक्स्थ सबको वापस सेक्ट ले आए। पूरे रास्ते वो खामोश रहे और सू चिंग भी कुछ नहीं बोला। उन्हें वो सुकून नहीं मिला जिसका उन्होंने इंतकाम लेने से पहले सोचा था, बल्कि उनके दिलों में एक अजीब सा दर्द और खामोशी थी। पर जिंदगी तो चलती रहती है और रास्ता अभी काफी लंबा था। सू चिंग ने अपनी शराब की बोतल आसमान की तरफ उठाई, जैसे वो वायलेट लैंड्स की तरफ इशारा कर रहा हो। उसने एक घूंट भरा और आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे से कहा, टीचर, आपका सफर आसान हो। उसके अंदर 65 थर्मा एपर्चर्स किसी भट्टी की तरह जल रहे थे, जहां सी स्टार्स की रूहें धीरे धीरे जज्ब हो रही थीं। वो रूहें कमजोर थीं, पर इतनी ज्यादा थीं कि उनसे नए थर्मा एपर्चर्स खोलने में मदद मिल रही थी। उनके बीच एक खास रूह भी थी, ग्रू ग्लूम कल्टिवेटर की रूह। सू चिंग ने उसे एक एपर्चर में कैद कर रखा था, जहां वो दिन रात आग में जल रहा था। सू चिंग ने उसे काफी तड़पाया था और अब उसका जिस्म तो नहीं रहा, पर उसकी रूह अब भी सू चिंग की कैद में थी। सू चिंग उसे मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो कल्टिवेटर मौत के लिए तरसे, पर मौत उसे ना मिले। वो उसकी रूह की ताकत को इस्तेमाल करता रहेगा, शायद किसी दिन उसकी असली शक्ति भी चुरा ले। सू चिंग ने बाकी बची रूहों की ताकत को इकट्ठा किया और अपने 66 थर्मा एपर्चर पर हमला किया। कुछ ही देर में वो खुल गया और उसके अंदर एनर्जी का एक नया तूफान उठा। उसने रुकने के बजाय 67 और फिर बड़ी मुश्किल से 68 एपर्चर भी खोल लिया। सू चिंग का जिस्म थरथराया। उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। दूसरी लाइफ फ्लेम जलने के बाद नए एपर्चर्स खोलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए सिर्फ 3 नए पॉइंट्स खोल पाना भी एक बड़ी बात थी। उसने अपनी आंखें खोली और एक पुराना बॉक्स निकाला। इसमें एक काली गोली थी जिस पर एक रूह का साया साफ दिख रहा था। यह बई ली की रूह के एक हिस्से से बनी हुई एक बेहद कीमती सोल पिल थी, जो मास्टर सिक्स्थ ने उसे तोहफे में दी थी। मास्टर सिक्स्थ ने सू चिंग को बताया था कि उन्हें अपने काम के लिए काफी रूहों की जरूरत है, इसलिए वो सिर्फ यही एक पिल दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो सू चिंग के एहसानमंद है। सू चिंग को लगा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मास्टर सिक्स्थ के बिना वो अपना इंतकाम कभी पूरा नहीं कर पाता। उसने वो गोली मुंह में रखी और चबा ली। पिल के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, पर सू चिंग ने उसे निगल लिया और उसकी ताकत को अपने 69th एपर्चर की तरफ भेजा। धमाके की आवाजें उसके अंदर गूंजने लगीं। 69, 70, 71, 72
और यह सिलसिला रुक नहीं रहा था। 75, 76, 77, 78। आखिर में सूचिंग ने अपनी आंखें खोलें जिनमें एक गहरी बैंगनी चमक थी। उसने अपना 79th एपर्चर खोल लिया था। उसके अंदर से निकलने वाली ताकत ने समुद्र के पानी में लहरें पैदा कर दी। उसने एक ही बार में 11 नए एपर्चर्स खोल लिए थे। सूचिंग को समझ आ गया कि मास्टर सिक्स्थ ने इस पिल में सिर्फ बई ली की रूह नहीं बल्कि बाकी तीनों प्रजातियों के सरदारों की रूहें भी मिला दी थीं। अब सिर्फ 11 एपर्चर्स और बाकी थे और वो अपनी तीसरी लाइफ फ्लेम जला पाएगा। उसने अपने बैग में रखे उन 2 पुराने बॉक्सों की तरफ देखा। उन्हें खोलने का प्रोसेस शुरू हो चुका था, बस थोड़ा वक्त और चाहिए था। फिर उसने दूर साउथ फीनिक्स की तरफ देखा और उसे सर्जन थंडर की याद आ गई। पिछले कुछ दिनों में सी ज़ॉम्बीज वॉर में भी काफी बदलाव आए थे। पता चला था कि थर्ड हाइनेस ने दुश्मन के इलाके में रहकर एक बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने सी ज़ॉम्बीज के 3 सबसे बड़े दोस्तों को उनके ही खिलाफ खड़ा कर दिया था। अब जंग का पलड़ा 7 ब्लड आइस की तरफ झुक चुका था। दुनिया अब 7 ब्लड आइस की ताकत को मान रही थी, पर रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड के बड़े सेक्ट्स इस बात से परेशान थे। वो चाहते थे कि जंग चलती रहे ताकि दोनों साइड्स कमजोर हो जाए। पर अब 7 ब्लड आइस दुश्मन के घर में घुसने वाला था। अफवाहें थी कि शायद ये जंग जल्द ही खत्म हो जाए। जूचिंग को इन सब बातों से ज्यादा मतलब नहीं था। वो वापस अपने पुराने स्कैवेंजर कैंप जाना चाहता था। वो सार्जेंट थंडर की कब्र साफ करना चाहता था और अपने पुराने दोस्तों क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर की खबर लेना चाहता था। 2 साल गुजर गए थे। वो देखना चाहता था कि वो लोग कैसे हैं। वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने कैप्टन को देखा, जो एक फल बेचने वाले से चंद पैसों के लिए बहस कर रहा था। कैप्टन ने जूचिंग को देखा तो एक सेब उसकी तरफ फेंका और खुद भी एक खाने लगा। कहीं जा रहे हो? क्यों ना मुझे भी साथ ले चलो? कैप्टन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जूचिंग को यकीन था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। कैप्टन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पकड़ा गया। ओल्ड मैन मास्टर 7th ने मुझे तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा दिया है जब तक वो वापस नहीं आते। वो चाहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो और वो तुम्हें अपना असली शिष्य अप्रेंटिस बना सके। कैप्टन ने बिना किसी झिझक के मास्टर 7th की सारी बातें बता दी। जूचिंग ने थोड़ा सोचा और मना नहीं किया। सी ज़ॉम्बीज ने उस पर इनाम रखा हुआ था, तो कैप्टन का साथ होना हिफाजत के लिए अच्छा था। मैं अपने पुराने घर जा रहा हूं, जूचिंग ने कहा। घर? फिर तो मैं तुम्हारा मेहमान हूं। चलो चलो, सेक्ट में काफी बोर हो गया था, थोड़ी ताजी हवा लेनी चाहिए। कैप्टन इतनी जल्दी में था जैसे वो खुद सेक्ट से भागना चाहता हो। तुमने फिर कुछ गड़बड़ की है ना? जूचिंग ने पूछा। इसीलिए बाहर छुपना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कैप्टन ने भोलापन दिखाते हुए जवाब दिया और जल्दी से पोर्टल एडजस्ट करके जूचिंग को साथ लेकर गायब हो गया। उनके जाते ही 6th पीक से गुस्से भरी चीख गूंजी। चैन अर्न्यू, ओ बदमाश लड़के, क्या ऐसी कोई चीज है जिसे तू नहीं चबाएगा? मास्टर 6th गुस्से में एक खुफ्त रास्ते को देख रहे थे जो सीधा उनके किले का कोर तक जाता था। वहां पहाड़ की असली ताकत छुपी हुई थी। मास्टर 6th ने देखा कि उस पावर सोर्स पर किसी के दांतों के निशान थे। किसी ने उसे काटने की कोशिश की थी। क्या चैन अर्न्यू पिछले जन्म में कुत्ता था? वो हर चीज को काटता है। मास्टर 6th ने एक ठंडी सांस ली। उन्हें पता था कि कैप्टन ने उनका राज देख लिया है, पर उन्हें यह भी पता था कि वो लड़का अपना मुंह बंद रखना जानता है। अगर नहीं रखा तो पेट्रियार्क उसकी खाल खींच लेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जूचिंग और कैप्टन की यह खतरनाक जर्नी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। अगर आपको जूचिंग का ये नया रूप और मास्टर 6th की वो भयानक तबाही पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जूचिंग अपने पुराने घर वापस पहुंच पाएगा और कैप्टन ने अब कौन सी नई मुसीबत मोल ली है। आपको क्या लगता है, क्या कैप्टन सच में 6th पीक की शक्ति को चबा गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही इमर्सिव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।